नया चैप्टर, नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था भाई? हमने पढ़ा था करंट और मैग्नेटिज्म का रिलेशन। अभी क्या पढ़ रहे हैं? मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेट जैसा बिहेवियर कौन से मटेरियल में होता है, किस तरह के मटेरियल्स का किस तरह का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है, यही है चैप्टर। ठीक है, अर्थ भी एक मैग्नेट है तो उसको भी स्टडी करना पड़ेगा, है ना? पता है ना, अर्थ इज अ वेरी लार्ज मैग्नेट। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले बार मैग्नेट पता है आप लोगों को? बार मैग्नेट क्या होती है? ऐसी दिखती है, बचपन में खेला भी होगा, देखा होगा कहीं ना कहीं। सही है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड इसकी जैसे कैसा होता है पता है आप लोगों को? आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ। सही है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है पता है आपको? पिछले चैप्टर में हमने लिख भी लिया था, प्रॉपर्टीज लिख ली थी, है ना? लिख लिया था ना, तो दोबारा लिखवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? दो इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस मेक्स क्या भाई? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऐसे ही दो मैग्नेटिक पोल्स सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस विल कंस्टिट्यूट मैग्नेटिक डाइपोल। टू मैग्नेटिक पोल्स सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस कंस्टिट्यूट मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, बार मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल होता है। और क्या क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल? करंट कैरिंग लूप, है ना भाई? जैसे इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? m इंटू एल एम। इसके लिए क्या होता है? NIA, याद आ गया ना? और डायरेक्शन क्या होती है? एरिया वाली ही डायरेक्शन होती है, एन कैप बोल देते हैं इसको। एन कैप मतलब एरिया की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है, और एरिया की डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एरिया, वही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। एनालॉजी क्या है? नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, तो यहां पे अगर करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह का है ना, ये वाली साइड बाहर है, ऐसे करंट जा रहा है, तो बोलो उसकी डायरेक्शन में उंगलियां घुमाएंगे, थंब की डायरेक्शन जो देगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां से करंट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलते हुए दिख रहा है, मतलब इधर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है, उधर से अंदर घुस रहा होगा, तो बोलो इधर क्या हो गया? नॉर्थ पे, उधर क्या हो गया? साउथ। याद हो जाएगा ना? ऐसे याद कर लो। ऐसे जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन में उंगलियां करो, जो थंब की डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन देगी। याद हो गया ना? नॉर्थ पोल, इधर नॉर्थ, साउथ, है ना? ये अगले चैप्टर में भी काम आएगा, EMI में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, याद करने वाली बात। ठीक है भाई, तो ये और ये दोनों ही क्या होते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं, और इनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है कुछ, इसका MLN, इसका MN। सही है भाई? आता है, ये पढ़ भी रखा है ना? बोलो भाई, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? साउथ टू नॉर्थ। वहां पे नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ। एनालॉजी में क्या है? वहां का नेगेटिव, यहाँ का साउथ, वहां का पॉजिटिव, यहाँ का नॉर्थ। सही है भाई? SI यूनिट जूल पर टेस्ला या फिर एम्पियर मीटर स्क्वायर। बोलो, जूल पर टेस्ला तो यहां से, और एम्पियर मीटर स्क्वायर, बोलो नंबर ऑफ टर्न्स का तो कोई यूनिट नहीं होता, एम्पियर एरिया मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत भाई? ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। अब मैग्नेटिक डाइपोल याद है आपको, इलेक्ट्रिक डाइपोल याद है ना? दोनों की वजह से हमने क्या लिखा हुआ है? बोलो, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखी हुई है ना? बोलो भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल की जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक डाइपोल की जैसे मैग्नेटिक फील्ड। एक्सियल पोजीशन पे 2kp/r³, तो 2km/r³। k का वैल्यू यहां क्या होता है? μ0/4। वहां पे क्या होता है? 1/4πε। ठीक, इक्वेटोरियल पोजीशन पे kp/r³ है ना? डायरेक्शन क्या होती है? -kp/r³, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो kp/r³ और यहाँ पे km/r³। सही है भाई? ओके। और जनरल पॉइंट में जो सेंटर से थीटा एंगल बना रहा है एक्सियल एक्सिस के साथ, km/r³ √1 + 3 cos² थीटा। पढ़ा हुआ ये फॉर्मूला, तीसरी चौथी बार पढ़ रहे हैं हम, है ना? याद हो गया आपको? ठीक है। अब पेपर में क्या पूछा जा सकता है? एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उनका रेशियो बताओ। तो क्या करोगे? इसको इससे डिवाइड कर देंगे, BA/BE कर देंगे, बोलो km/r³ कट जाएगा, क्या आएगा? 2। यानी कि एक्सियल को इससे डिवाइड किया तो 2 आया, मतलब एक्सियल इक्वेटोरियल का डबल होता है। यही बात अंग्रेजी में लिख दी। मैग्नेटिक फील्ड एट ए गिवन डिस्टेंस फ्रॉम डाइपोल इज डबल ऑन एक्सियल पोजीशन एज कंपेयर्ड टू इक्वेटोरियल पोजीशन।
है ना, एक्सियल पोजीशन पे डबल होता है इक्वेटोरियल पोजीशन के मुकाबले, डिस्टेंस सेम होना चाहिए r, सही है, ठीक है। टॉर्क एक्टिंग ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल, बोलो भाई, पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा था, टॉर्क लगा था, कितना था, P क्रॉस E, यहां पे क्या हो जाएगा, M क्रॉस B, याद आ गया। तो टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, M क्रॉस B, और पोटेंशियल एनर्जी का माइनस M डॉट B, याद आ गया, है ना, वहां पे माइनस PE, यहाँ पे माइनस MD, M डॉट B, है ना, याद रहेगी बात, ठीक है। और अगर मैग्नीट्यूड थीटा की टर्म्स में निकालना हो तो MB साइन थीटा, और यहाँ पे MB कॉस थीटा, माइनस MB कॉस थीटा हो जाएगा, सही है भाई। स्पेशल नोट, करंट कैरिंग लूप ऑल्सो बिहेव्स एज ए मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है ना, ये करंट कैरिंग लूप है, बोलो, ये भी किसकी तरफ बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा, सही है ना, एक तरफ इसके नॉर्थ पोल होगा, एक तरफ साउथ पोल होगा, बोलो वो वाली साइड पीछे की तरफ है, और ये जो सॉलिड वाली लाइन ये आगे की तरफ है, आगे वाली लाइन में ऐसे करंट जा रहा है, तो बोलो ऐसे करंट जाएगा तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, तो इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, सही है। अगर उल्टा होता तो मान लो ऐसे गिवन है आपको, अब बताओ, बोलो ये बाहर है तो अभी इधर क्या है, बोलो नॉर्थ पोल। अगर करंट ऐसा होगा तो ऐसे हो जाएगा, उधर नॉर्थ, सही है, याद रहेगी ना ये बात, मुश्किल तो नहीं है कुछ, ठीक है भाई। तो बोलो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू NIA नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट, A एरिया, सही है, याद रहेगा ना, और N टर्न्स NIA हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। ऑल अबव फॉर्मूला आर वैलिड फॉर करंट लूप एज वेल, तो ये जो फॉर्मूले पढ़े थे ना, M डॉट B M क्रॉस B, ये मैग्नेट के लिए भी वैलिड है और लूप के लिए भी वैलिड है, ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। बोलो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, NIA इनटू N कैप, N कैप मतलब एक यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ द लूप, सही है भाई, पढ़ा हुआ है ये हमने, ठीक है। N कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल, कॉइल मतलब जो लूप है ना, लिपटे हुए वायर को कॉइल बोलते हैं, कॉइल को सुन के कभी ये तुमने पता नहीं क्या लेंगे, लिपटा हुआ वायर है मतलब कॉइल है, ठीक है ना। और एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग एरिया ऑफ द कॉइल, एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में, एरिया ऑफ द कॉइल के डायरेक्शन, सही है। इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैग्नेटिज्म कंपैरिजन, ये लिखा हुआ ना पहले हमने, बोलो K Q1 by R square म्यू नॉट by 4 pi M1 M2 by R square, इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड K Q by R square, यहाँ पे K M by R square, जहां पे चार्ज होता था वहां पे मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ 1 by 4 pi epsilon naught म्यू नॉट by 4 pi 1 by epsilon naught की जगह म्यू नॉट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, सही है, ओके। आप लोगों ने गॉस लॉ पढ़ा था, वहां क्या होता था, फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल E डॉट ds, ये तो डेफिनेशन हो गई। और गॉस लॉ ने ये कहा था कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड सरफेस, है ना, क्या होगा, चार्ज इनसाइड डिवाइड बाय, है ना, यही तो बोला था गॉस ने। अब गॉस का सिमिलर लॉ यहां आ जाता है ना, बोलो सरफेस इंटीग्रल है ना, ये सरफेस है मतलब क्लोज्ड सरफेस होने वाला है, ठीक है, ओके। अब यहां पे ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, लिख दो इसको, ऐसे ही अब मैं लिख रहा हूं फाई बी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई करके क्या आया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, क्या होगा दक्ष, मैग्नेटिक। फॉर्मूला बताना क्या बनेगा यहां पे, हाँ सही है भाई, मैग्नेटिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई करें, सही है भाई। और गॉस लॉ जो है मैग्नेटिज्म का, वो क्या कहता है कि अगर क्लोज सरफेस हो गया तो ये आंसर सीधा जीरो हो जाएगा, क्यों जीरो का जाएगा, यहां तो अंदर का चार्ज के बराबर था, है ना, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां पे जीरो ही होगा, हमेशा जीरो होगा, चाहे कोई भी लूप ले लो, कोई भी क्लोज सरफेस ले लो, हमेशा क्लोज सरफेस होते ही मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो सर क्या बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मानने को तैयार ही नहीं है भैया। ये देखो
मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बाहर निकल रही है अंदर जा रही है। मान लो कि मैंने ऐसे एरिया ले लिया, फ्लैट एरिया ले लिया, ये यहां पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो बोलो मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया करेंगे क्या आ जाएगा? बी इंटू ए नहीं आ जाएगा, तो बोलो ये फ्लक्स हो जाएगा। लेकिन अगर ये सरफेस क्लोज होगा तो आंसर जीरो हो जाएगा। देखो ध्यान से, अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैंने एक स्फीयर ले लिया, स्फीयर है ये स्फीयर, बोलो जितना मैग्नेटिक फील्ड अंदर घुसेगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बाहर नहीं निकल जाएगा। बोलो क्लोज सरफेस होते ही जीरो नहीं हो जाएगा। सही है। अच्छा सर, अगर एक मैग्नेट ले ली सर, सुनो, ये एक मैग्नेट ले ली सर, इधर हो गया साउथ, इधर हो गया नॉर्थ, यहां पे मैंने एक क्लोज स्फीयर ले लिया, क्लोज सरफेस ले लिया। अब बताओ यहां पे तो आएगा ना कुछ, बोलो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, और जैसे यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी, इससे बाहर निकलने वाला फ्लक्स कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, पॉजिटिव आएगी। यस और नो? सर आपका तो ये थ्योरी गलत हो गया, गॉस तो बेवकूफ है ना। बोलो भाई, कहोगे ना कि सर यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, देखो ऐसे, बोलो नॉन जीरो हो गया तो फ्लक्स। अरे भाई किसको लपेटा है तुमने सरफेस के अंदर? नॉर्थ पोल को। साउथ से नॉर्थ भी तो होती है। मैग्नेटिक फील्ड मेक्स क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से निकलती थी? पॉजिटिव से निकलती थी, नेगेटिव पे खत्म हो जाती थी। लेकिन यहां पे ये नहीं पता कहां से स्टार्ट हो गया, है ना। बोलो भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनती है, ऐसे ऐसे आती है। यस और नो? तो बोलो जितनी यहां से निकल रही है सरफेस से, यहां से वापस उतनी घुस भी तो रही है। तो बोलो नेट जितनी निकली थी वापस उतनी घुस गई, तो नेट कितना होगा? जीरो आ गया ना। तो कोई भी क्लोज सरफेस ले लो, पूरी पूरी मैग्नेट को ले लो, देखो जितना बाहर जा रहा है उतना ही वापस अंदर भी तो आ रहा है। यस और नो? तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर ए क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो। यही है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। क्लियर हो गई बात? ये देखो, फ्लक्स मैग्नेटिक इक्वल टू इंटीग्रल बी डीएस फॉर ए क्लोज लूप इट इज ऑलवेज जीरो। ओवरऑल क्लोज सरफेस के लिए क्या रहेगा? जीरो रहेगा। याद रहेगी बात? कोई बहुत मुश्किल है बात है क्या? है भाई? है? अगर तुम्हारा क्लास में ध्यान ही नहीं है तो फिर तुम अभी तक 12th क्लास में क्यों आए हुए हो? क्लास में ध्यान नहीं है तो फिर बेशक भाई घर पे ही रहो, यहाँ पे भी आगे ध्यान नहीं देना, घर पे भी ध्यान नहीं देना। ध्यान देना ही नहीं तो फायदा क्या है? एक दो बच्चों का ध्यान नहीं है ना क्लास में, इसलिए कह रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था? चार्ज इनसाइड द एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर एनी क्लोज लूप विल बी जीरो। याद हो गई बात? स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक डाइपोल, सर स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक डाइपोल क्या होगा? छोटे से छोटा, कम से कम कितना करंट हो सकता है? मैं कहता हूं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, तो बोलो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है, मैं कहता हूं वो एक वायर के अंदर से फ्लो होता हुआ मान सकते हैं उसको। बोलो चार्ज का फ्लो हो रहा है, जो अपना करंट कैरिंग लूप होता था उसमें भी करंट फ्लो करता था, मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, और इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है वो भी क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, मान सकते हैं ऐसा। तो बोलो इसकी वजह से तो कुछ ना कुछ करंट होगा, और इसकी वजह से करंट होगा, मतलब करंट चार्ज पार्टिकल मूविंग इन क्लोज सर्कुलर पाथ, और इसकी वजह से कुछ करंट आएगा, इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक डाइपोल बन जाएगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालो, मिनिमम कितना हो सकता है? ये क्वेश्चन सही है। तो बोलो स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक डाइपोल निकालना है अपने को। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड ए न्यूक्लियस विल कंस्टिट्यूट सम करंट, ठीक है ना। ये जो रिवॉल्व कर रहा है इसकी वजह से कुछ ना कुछ करंट जरूर होगा, एंड देयरफॉर इट विल हैव सम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और इसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा। नो, द स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद एन एटम ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस इज नोन एज बोर मैग्नेटॉन। ठीक है भाई, स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक मोमेंट जो इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ा हुआ होता है, जब वो कहां घूमता है? सर्कुलर पाथ पे अराउंड द न्यूक्लियस, उस स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक मोमेंट को बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, बोर मैग्नेट्रॉन नहीं, बोर मैग्नेटॉन, TON। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी होती है निकालते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए यहां पे कुछ r रेडियस के पास पे एक इलेक्ट्रॉन
v स्पीड से चल रहा है। अपने को सिर्फ क्या पता है, रेडियस, स्पीड और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह पता है। ठीक है भाई, ओके। तो करंट क्या होता है बोलो, मैं कहता हूं यहां पे हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया, टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, यस और नो। बोलो चार्ज फ्लोइंग डिवाइड बाय टाइम, इट विल कंस्टिट्यूट करंट, यस और नो। ठीक है, तो बोलो चार्ज क्यों है, व्हाट इज टाइम पीरियड, 2 पाई बाय ओमेगा होता है, यस और नो। ठीक है, ओमेगा को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा, q ओमेगा बाय 2 पाई, सही है भाई, ओके। यहां से फिर यहां जाओ, चार्ज कितना रोटेट कर रहा है, यहां पे ई चार्ज रोटेट कर रहा है, यस और नो, बोलो भाई। और इसको क्या बोल सकते हो आप, 2 पाई एज इट इज रहेगा, आर बाई, अच्छा ये जो 1 बाय ओमेगा इसको लिखा हुआ है आर बाई, ठीक है, ध्यान से देखो। व्हाट इज एंगल, आर्क बाय रेडियस, याद आया है ना, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा, डिफरेंशिएट करो इसको, व्हाट इज दिस, दिस द डिस्टेंस अलोंग द सर्कुलर पाथ, यस और नो। तो इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा, स्पीड आ जाएगी अलोंग द सर्कुलर पाथ, रेडियस कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट रहेगा, थीटा मतलब एंगल रोटेटेड, उसका डिफरेंशिएशन मतलब एंगुलर वेलोसिटी, एंगल को कवर करने की स्पीड, यस और नो। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो बोलो ओमेगा क्या होता है, v बाय आर, यस और नो, क्लियर है बात। तो बोलो हम यहाँ पे ये जो ओमेगा है इसकी वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा, v बाय आर, ओमेगा की जगह v बाय आर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, q v बाय 2 पाई आर, यस और नो, है ना। और चार्ज कितना है, e, तो क्या बन जाएगा, e v बाय 2 पाई आर, बन गया, क्लियर होगी बात, ठीक है भाई, ओके। अब मेरे पास फिलहाल क्या आ गया है कि जो मिनिमम करंट कंस्टिट्यूट हो रहा है बाय दिस इलेक्ट्रॉन, ये कितना है, ev बाय 2 पाई आर, ठीक है भाई, ओके। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ni होता है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ, कितने हैं, एक ही तो है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एक। अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते तो मैं कहता कि नंबर ऑफ टर्न 2 है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ टर्न एक ही, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न 1 हो जाएगा। करंट कितना है, ev बाय 2 पाई आर, ev बाय 2 पाई आर, और एरिया कितना है, पाई आर, सही है भाई, ओके। एक आर से एक आर कटेगा, पाई से एक पाई कट जाएगा, क्या आएगा बताना, ev r बाय 2, ev r बाय 2 आपने, ठीक है भाई, ओके। तो बोलो व्हाट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ev r बाय 2, क्लियर हो गई ये बात। तो दिस इज द मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो हो सकता है इस दुनिया में, ठीक है, ओके। लेकिन अभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है हमारे पास, निकालेंगे। यहां तक कोई डाउट है इस टॉपिक में या इस चैप्टर में, क्लियर है ना सब कुछ, ठीक है, ओके। अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट, बोर पोस्टुलेट सुनिए आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी होगी, क्या होती है बोर पोस्टुलेट, 11th क्लास में भी पढ़ी होगी एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, क्या होती है बोर पोस्टुलेट, अरे इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन के अबाउट उसने 3 थ्योरीज दी थी ना, अरे भाई रदरफोर्ड का नाम सुना है, नील्स बोर का नाम भी सुना होगा, उसने कुछ बताया था ना इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन किया था, तो उसी का यूज था, ठीक है। उसका एक रिजल्ट था कि मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड। अब ये शब्द याद है आपको, क्वांटाइज्ड, जैसे चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब किसी मिनिमम क्वांटिटी का मल्टीपल हो सकता है, सही है। ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम जो है वो भी क्या है, क्वांटाइज्ड है, जैसे रुपया होता है, ठीक है। पैसे को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तब क्या बोलते हैं कि भैया 1 रुपया होगा, या तो आपके पास, या आपके पास 2 रुपए होंगे, या 3 होंगे, या 4 होंगे, या आपके पास 2.5 रुपए होंगे, उस केस में नहीं होंगे ना। मतलब जो करेंसी है या जो हमारी मनी है वो किसका मल्टीपल है, बेसिकली एक सिंगल छोटी से छोटी यूनिट का मल्टीपल ही हो सकती है, यस और नो। इसी तरीके से चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी, वो भी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी के बराबर होता है भाई। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है भाई, तो मिनिमम होता है जो ट्रांसफर हो सकता है, आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है क्या, नहीं ना। तो बोलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने ट्रांसफर हुए तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल करके क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी। भाई लीव हुआ है तो पॉजिटिव बचेगा, चार्ज आ गया इतना तो नेगेटिव चार्ज जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। इसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम जो होता है, क्या भाई, एंगुलर मोमेंटम, वो भी क्या होता है, क्वांटाइज होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का, जो कहां घूम रहा है, न्यूक्लियस के अलावा,
तो ये जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या है? क्वांटाइज्ड है, मतलब किसी मिनिमम क्वांटिटी का मल्टीपल है हमेशा। ठीक है, अच्छा किसका मल्टीपल? उसने कहा था कि h/2 का मल्टीपल होता है। किसका भाई? h/2। एंगुलर मोमेंटम देखेंगे अभी, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है भाई? h/2 का मल्टीपल होता है, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है भाई, ओके, 2 कांस्टेंट। ठीक है, n क्या होगा? इंटीजर होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे स्टार्ट होती है इसकी वैल्यू। ठीक है भाई, अच्छा ये तो हो गया एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? मोमेंटम याद है, मोमेंटम मतलब है मास इनटू वेलोसिटी, और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? r से मल्टीप्लाई कर देते हैं। याद आया? जैसे टॉर्क क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स। बोलो, फोर्स होता है लीनियर एफर्ट, टॉर्क होता है एंगुलर एफर्ट। क्या करते थे हम? r वेक्टर क्रॉस s वेक्टर करते थे। ऐसे ही हमने मोमेंटम इज द लीनियर मोमेंटम, सीधे डायरेक्शन में जो मोमेंटम है, हमने एंगुलर मोमेंटम, घूमने वाला मोमेंटम निकाला था। तो क्या किया था हमने? r क्रॉस p तो किया था। बोलो भाई, r p sin थीटा, इसको बोलते थे l। याद आ गया? ठीक है, l इज इक्वल टू r p। p मतलब मोमेंटम, r इंटू mv। तो बोलो ये जो mvr होता है, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, और ये एंगुलर मोमेंटम h/2 का क्या है? मल्टीपल। ठीक है, ठीक है भाई, mvr इज इक्वल टू n टाइम्स h/2। ये होता है हमेशा हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए। ओके, ऑलराइट। तो बोलो m को उठा के इधर भेज दो, nh/2 हो जाएगा। ये vr है ना? vr का वैल्यू कहां मिलेगा? यहां पे मिल जाएगा। कुछ मिल सकता है क्या मुझे? है भाई, तो क्या करें? इस vr को उठा के वहां कर देते हैं। है भाई, बोलो इस vr को उठा के, तो क्या बन जाएगा बताना? m इज इक्वल टू e/2 आया बाहर, vr की जगह क्या आ जाएगा? nh/2πm। सही है, m का वैल्यू आ गया। व्हाट इज दिस m? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अब इस n को उठा के ऐसे कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो मैं कहता हूं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज n टाइम्स ऑफ दिस क्वांटिटी वेयर n इज इंटीजर। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो इस क्वांटिटी का मल्टीपल ही तो हो सकता है, या तो भाई इसका 1 टाइम्स होगा, या इसका 2 टाइम्स, या इसका 3 टाइम्स, मतलब m इज आल्सो क्वांटाइज्ड। तो क्या क्या क्वांटाइज पढ़ लिया आपने 12th क्लास में? आपने पढ़ लिया चार्ज इज क्वांटाइज्ड, सेकंड एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, थर्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज आल्सो क्वांटाइज्ड। सही है भाई, ओके। तो मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब n का वैल्यू क्या होगा? तो जब n का वैल्यू 1 है, तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आया है, दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज कॉल्ड बोर मैग्नेटॉन। सही है भाई, तो बोलो m का वैल्यू क्या आ गया? n टाइम्स ph/4πm। सही है, ध्यान से देखो, इजंट दिस कांस्टेंट? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, h कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, 5 कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट। बोलो ये भी क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा ना? बोलिए भाई। तो अगर m क्या होता है? m का वैल्यू क्या आता है भाई? n टाइम्स सम कांस्टेंट, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज आल्सो क्वांटाइज्ड एंड इज ए मल्टीपल ऑफ दिस कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज ph/4πm। सही है भाई, व्हेन n इज इक्वल टू 1, तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। जब n का वैल्यू 1 है तो m बिकम्स n मिनिमम एंड इट इज ph/4πm। दिस मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज कॉल्ड बोर मैग्नेट। समझ में नहीं आया? फीलिंग आई? फीलिंग आनी चाहिए। अब डेफिनेशन है, ऐसी आसान डेफिनेशन है, तुम खुद ही कहोगे मेरे सर क्या डेफिनेशन है। सिर्फ मतलब पता चल गया ना, तो डेफिनेशन अपने आप बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से हम समझ रहे हैं उसी तरीके से लिखना भी पड़ेगा, उसी तरीके से याद भी रखना पड़ेगा, तभी आगे की कंसेप्ट समझ में आएगी। ठीक है, वरना सिर्फ रट्टा मारने वाले काम होगा, समझ में आने वाली बात नहीं रहेगी। अगर ये डेफिनेशन समझ ली तो समझ में आएगा। ठीक है, ओके। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में इस्तेमाल होने वाली कुछ जरूरी टर्म्स। ठीक है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ऐसा लग रहा है जैसे परमिएबिलिटी मतलब परमिशन की मांग रहा है कुछ।
है ना। परमिशन याद रख लो बेसिक। मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट की परमिशन। कुछ कुछ याद समझ में आया क्या? इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू परमिट द पासेज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू इट। मैग्नेटिक लाइंस को पास करने देने की जो एबिलिटी है उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। किसकी परमिएबिलिटी ज्यादा होगी? जो ज्यादा पास करने देगा या उसको कम पास करने देगा? जो ज्यादा पास करने देगा उसकी परमिएबिलिटी ज्यादा, जो कम पास करने देगा उससे कम परमिशन दी तो उसकी परमिएबिलिटी क्या हो जाएगी? याद हो गया? ठीक है। तो व्हाट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी? किसी भी मटेरियल की एबिलिटी कि भाई मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर से जाने दे। सही है। कुछ मटेरियल क्या करते हैं? जाने देते हैं। कुछ क्या करते हैं? ना भी अपने को नहीं। सही है। तो जो पास करने देंगे हाई परमिएबिलिटी, जो पास नहीं करने देंगे लो परमिएबिलिटी। वैक्यूम के कंपैरिजन में चलेगा सारा का सारा। वैक्यूम भी पास करने दे रहा है। वैक्यूम अगर एक्स पास करने दे रहा है, लेट्स से वैक्यूम अगर एक यूनिट एरिया से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करने दे रहा है, तो जो उतने ही एरिया से दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करने देगा उसकी परमिएबिलिटी क्या हो जाएगी? वैक्यूम से डबल हो जाएगी। यस और नो? जो 10 गुना पास करने देगा उसकी 10 टाइम्स हो जाएगी, है ना। और वैक्यूम से आधा जो पास करने देगा उसकी परमिएबिलिटी वैक्यूम से आधी हो जाएगी। सही है ना? याद रहेगी ये बात? ठीक है भाई। इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू परमिट passage of magnetic field lines through it. In other words, degree or extent to which magnetic field can penetrate a material. किसी मटेरियल के अंदर कितना घुस सकता है मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। सही है। याद आ गया? समझ में आ गया? याद भी हो गया ना? व्हाट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी? बोलो। इट इज द एबिलिटी टू लेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास थ्रू इट। ठीक है भाई। अब आता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी का मतलब है वैक्यूम के मुकाबले कितना पास करते। वैक्यूम से ज्यादा पास करने दे रहे तो वैक्यूम से डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा। वैक्यूम से आधा करने दे रहा है तो उसका आधा हो जाएगा। सही है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इन दैट मटेरियल कंपेयर्ड टू वैक्यूम। कि उस मटेरियल से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं पर यूनिट एरिया कंपेयर्ड टू वैक्यूम। भाई वैक्यूम से कितने गुना हो रहा है? वैक्यूम से डबल हो गया 2 हो जाएगा रिलेटिव। यस और नो? ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यस और नो? ठीक है भाई। वैसे भी हमने क्या रेशियो निकाला था? बोलो। कितना मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है वैक्यूम मीडियम से, मीडियम डिवाइड बाय कितना मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है वैक्यूम से, है ना। इसको अगर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? म्यू मीडियम भी लिख सकते हैं डिवाइड बाय म्यू नॉट भी लिख सकते हैं। यस और नो? यही तो हुआ। बोलो। रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू म्यू डिवाइड बाय नॉट या फिर बी डिवाइड बाय बी नॉट। सही है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? म्यू इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट। सही है। रिलेटिव मतलब कितने गुना पास करने दे रहा है। वैक्यूम से डबल कर रहा है तो 2 म्यू नॉट अपने आप नहीं हो जाएगा। 3 गुना कर रहा है तो 3 हो जाएगा। या आधा कर रहा है उससे तो 1/2 हो जाएगा, इसके म्यू नॉट बाय 2 हो जाएगा। यस और सही है भाई। ये आगे का फॉर्मूला ये आगे आ जाएगा। ठीक है। ठीक है भाई। ससेप्टिबिलिटी का काई बोलते हैं उसको, आगे आ जाएगा। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का तो पता ही है अपने को। बोलो भाई क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड याद है ना? बी क्यू बी साइन थीटा पढ़ा था। यहां से बी की वैल्यू लिखी हुई एफ बाय क्यू बी है ना। पिछले चैप्टर में सेम टू सेम लिखा था बट मैग्नेटिक फील्ड करके। तो बोलो 1 न्यूटन फोर्स लगे 1 कूलम चार्ज पे जब वो कितने से मूव कर रहा हो? 1 मीटर पर सेकंड। सही है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा? 1 होगा। और दैट विल बी 1 टेस्ला। और 1 टेस्ला क्या होता है? बहुत बड़ी यूनिट होती है ना। जैसे जो बहुत बड़े बड़े एमआरआई मशीन होते हैं उनकी भी 2, 4, 5, 7 टेस्ला तक होती है। ठीक है। ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल दो, मैग्नेटिक फील्ड बोल दो, मैग्नेटिक इंडक्शन बोल दो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोल दो, बात एक ही है। या सिंपली बी बोल दो, एक ही बात है। ठीक है ना? याद रहेंगे सारे नाम। कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी सुनते ही पता नहीं कौन सी टर्म आ गया, ऐसा नहीं बोलोगे। ठीक है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूविंग विद 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई। सॉरी जूम आउट करता हूं।
ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बोलो फ्लक्स का क्या फॉर्मूला था, इलेक्ट्रिक वाले का याद दिलाना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अगर मैं एरिया के ऊपर लिया तो ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स को बताना, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया को उठा के कर लिया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, फ्लक्स डेंसिटी इसीलिए बोलते हैं, सही है भाई। ओके, सिमिलरली फाई इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया, फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, एरिया की मीटर स्क्वायर, इसी को क्या बोलते हैं, टेस्ला, सही है भाई। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 to the power 4 गॉस, गॉस भी क्या होता है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला भी क्या होता है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 to the power 4 गॉस। याद कैसे किया था, एक तस्ले में, हाँ ऐसे बहुत याद होता है तुमको, है ना, ये बहुत याद है ना, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सर हम जमीन से जुड़े हुए लोग, नहीं तुम गोबर से जुड़े हुए लोग, ठीक है, कहने वाली बात है। ठीक है, ऐसे ही फिर तो पूरी की पूरी फिजिक्स में हम ट्रिक्स निकालने लगे हैं, तो कुछ ना कुछ तो हरियाणा से जुड़े हुए मिल ही जाएगी, है ना। चलाता हूं मैं भी दिमाग, कोशिश करता हूं कैसे कैसे ट्रिक्स। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, अब ये नई चीज है आपके लिए, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, जब आप किसी लोहे के पीस को, फॉर एग्जांपल यहां पे एक कील है, ठीक है, ये ऐसे कील है, ठीक है, इसका हेड हो गया इधर, अगर मैं यहां पे एक मैग्नेट को लाके ऐसे इससे चिपका दूं, तो बताओ क्या ये भी एक मैग्नेट नहीं बन जाता, बन जाता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि भाई इसके साथ इसको टच किया तो जो ये कील है, ये जो नेल है ना, ये किसी दूसरे आयरन पीस को भी क्या कर सकता है ना। अब यहां से इतनी दूर फोर्स ये मैग्नेट नहीं लगाता था, लेकिन इसके साथ ये चिपक गया, इसके साथ ये चिपक गया, तो बताओ ये जो होता है ना, ये वाला एंड, ये भी क्या करता है, दूसरे आयरन पीसेस को ऐसे अट्रैक्ट कर सकता है ना। ऐसे करके 3 4 5 उठा लेते हैं ना हम, कई बार क्लास में भी करके देखो, कभी एट सम पॉइंट किया हुआ। तो असल में क्या हो रहा है कि जब मैग्नेट किसी मटेरियल से टच कर देते हैं हम, तो ये मैग्नेट क्या कोशिश करती है कि इस मटेरियल को भी वो एक मैग्नेट बना दे, सही है, बोलो भाई। इसकी वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके आसपास, वो मैग्नेटिक फील्ड इसमें से भी पास करेगा, जब वो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से पास करेगा तो इसको मैग्नेट बनाने की कोशिश करेगा, और जब इसको मैग्नेट बनाने की कोशिश करेगा तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी इसके पास, ये अगले को अट्रैक्ट कर लेगा, सही है, बोलो। ये इसको क्या करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दे देगा, इसके अगले वाला टच हो जाएगा, यस और नो। तो हम ये क्या कर रहे हैं, हम इस मैग्नेट की मदद से इनको मैग्नेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ठीक है भाई, क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मतलब मैग्नेट बनाने की फोर्स, ठीक है भाई। इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का क्या मतलब है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेट बनाने के लिए कितनी इंटेंसिटी लगाई जा रही है, सही है, याद रहेगी बात। इसका सिंबल क्या है, कैपिटल एच, ठीक है भाई। ओके, द एबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की एबिलिटी, किसी मटेरियल को मैग्नेट बना सकने की जो एबिलिटी है, दैट इज, ठीक है, द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज ए मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स द डिग्री टू विच मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज ए मटेरियल इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ठीक है भाई, ठीक है भाई। बहुत मुश्किल लग रही है डेफिनेशन, आसान है ना, ठीक है, ओके। देखो अब ये B इज इक्वल टू म्यू एच है या B इज इक्वल टू म्यू नॉट, जैसे एक सिंपल फॉर्मूला है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन आपको कंफ्यूज कहां नहीं होना, मैग्नेटाइजिंग फोर्स और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एक ही बात है, ठीक है ना, ओके। But is called मैग्नेटाइजिंग फोर्स। लेट ए मटेरियल इज प्लेस्ड इन ए सोलेनॉइड। अब क्या हो रहा है, एक सोलेनॉइड है, उसके अंदर मैंने एक मटेरियल को रख दिया भैया, ठीक है, मटेरियल को रख दिया। अब क्या हुआ है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन द मटेरियल इज इक्वल टू B इज इक्वल टू म्यू एन आई। वैसे भाई अगर वैक्यूम होता इसके अंदर तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता, म्यू नॉट एन आई। अब मटेरियल रख दिया, इस मटेरियल का जो म्यू है दैट इज म्यू, परमेबिलिटी जो है वो म्यू है, तो बोलो आप कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा,
म्यू एन आई होगा। सही है भाई। तो द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन द मटेरियल इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू म्यू एन आई। सही है। अब इसमें ये तो जो मटेरियल रखा हुआ है उसकी प्रॉपर्टी है, और ये जो n इंटू आई नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू करंट, ये किसकी प्रॉपर्टी है? सोलेनॉइड की। और सोलेनॉइड क्या कर रहा था? उस मटेरियल के अंदर से जबरदस्ती मैग्नेटिक फील्ड पास करवा रहा था। ये सर अगर मटेरियल इसके अंदर, सोलेनॉइड इसके अंदर से जबरदस्ती मैग्नेटिक फील्ड पास कराने की कोशिश कर रहा है, तो उसको मैग्नेट बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब वो क्या कर रहा है? मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगा रहा है। और वो मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या है? एन आई ही तो है। समझ आया? रिपीट करूंगा। सोलेनॉइड के अंदर हमने मटेरियल रख दिया, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इतना आ गया। अब म्यू क्या है? वो जो मटेरियल रखा हुआ उसका म्यू है ना, वो अपने अंदर से कितना मैग्नेटिक फील्ड पास होने दे रहा है वो है। और एम आई क्या है? जो मैग्नेट इसने सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड जबरदस्ती पास करवाने की कोशिश की, वो यहीं पे तो आ रहा है। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अंदर से पास करने की कोशिश करेगा। यस और नो? और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जितना ज्यादा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, है ना। तो दोनों चीजें क्या मिलकर डिसाइड कर रही हैं? मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ दिस Mi इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ठीक है भाई। तो बोलो H सिंबल था किसका? मैग्नेटाइजिंग फोर्स का। और वो किसके बराबर है? Ni के। तो H इज इक्वल टू Ni। तो बोलो मैग्नेटिक फील्ड क्या बन गया? म्यू इंटू H बन गया। यही बात है। सही है भाई। Hence magnitude of magnetizing force may be defined as magnitude of magnetizing force is equal to number of turns per unit length into current। सही है भाई। इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स बोल देते हैं इसको। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स, मतलब करंट वाले टर्न्स फ्लोइंग राउंड पर यूनिट लेंथ ऑफ ए सोलेनॉइड। ठीक है। इन द फ्री स्पेस ऑफ सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? बी नॉट। फ्री स्पेस था तब क्या था? बी नॉट था। और अगर बी नॉट था तो म्यू नॉट एच लिखा जाएगा। और अगर कोई मटेरियल आ जाए तो उसको क्या लिखा जाएगा? म्यू एच। बोलो भाई। फ्री स्पेस था तो ये था फॉर्मूला। मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, उसके अंदर कुछ डाल दिया, सोलेनॉइड के अंदर कुछ डाल दिया, इसका कितना है? म्यू। म्यू है इसका। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? म्यू इंटू एच हो जाएगा। सही है भाई। तो एच का वैल्यू कैसे निकालेंगे? एच इज इक्वल टू बी नॉट बाय म्यू नॉट या फिर बी बाय म्यू। तो एच का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? दो तरीके से निकाल सकते हैं आप। कैसे? बी नॉट को म्यू नॉट से डिवाइड करके और बी को म्यू से डिवाइड करके। सही है। फ्री स्पेस था तो जो मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाय परमिएबिलिटी इज इक्वल टू मैग्नेटाइजिंग फोर्स। कोई मटेरियल रख दिया था तो मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाय परमिएबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल, ऐसे डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा? मैग्नेटाइजिंग फोर्स। समझ में नहीं आ रही? फीलिंग आ रही है? अरे 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 ज्यादा आगे आ रही है। ओके। अब मुझे बताओ कि आपने मैग्नेटाइजिंग फोर्स के बारे में पढ़ा। एच होता है, वैल्यू क्या होती है? एन आई। सही है भाई। एच का वैल्यू होता है एन आई। मैग्नेटाइजिंग फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स और करंट पे डिपेंड कर रहा है। क्या मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है? जिस मटेरियल को रखा हो भाई, अगर जो मटेरियल रखा था सोलेनॉइड की जगह, उसकी जगह कोई और मटेरियल रख देता तो भी एच का वैल्यू क्या होता है? एन आई ही होता। मतलब मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या रहेगा? सेम रहेगा। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि एक मटेरियल को मैंने क्या किया भाई? मटेरियल को मैंने एक फ्री स्पेस में रख दिया। ठीक है। यहां का परमिएबिलिटी म्यू नॉट, मटेरियल का परमिएबिलिटी म्यू। ठीक है। अब बाहर एक क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड कितना है? म्यू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है भाई। क्लियर भाई? ओके। इस मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ बी होगा। बाहर कितना है? बी नॉट। अंदर कितना है? बी। सही है। ओके। अब मुझे बताओ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड इस मटेरियल से पास करेगा? यस और नो? बोलो भाई। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल से पास करेगा? मतलब इसके अंदर से बी नॉट तो पास करेगा ही करेगा, है ना। लेकिन इस बी नॉट के पास होने की वजह से
इस मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाएंगी। जैसे मैग्नेट टच करके लोहा बन जाता है ना मैग्नेट, तो क्या हो गया था, उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई थी। क्यों आ गई थी? क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में रखता था। ऐसे ही ये मटेरियल जब बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड में रखता है तो इसके पास कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई है ना, जो पैदा हो गई है, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया इसके अंदर? बी नॉट प्लस बी आई, बी नॉट प्लस बी आई, यही होगा टोटल मैग्नेटिक। कोई दिक्कत भाई? तो बोलो, बी नॉट इज द आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड, बी आई इज द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, नेट इज इंड्यूस्ड प्लस आउटसाइड। सही है भाई? तो बोलो बी आई प्लस बी नॉट इज बी। ओके, अब H की वैल्यू याद रखना। देखो H के लिए दो फॉर्मूले पड़े थे, बी नॉट बाय बी नॉट और बी बाय में दो फॉर्मूले पड़े थे। ठीक है, अब पुट करते हैं। ठीक है भाई, H इज इक्वल टू बी नॉट बाय बी नॉट, ये तो सदाबहार फॉर्मूला, कोई दिक्कत वाली बात है। और दूसरा फॉर्मूला क्या था? बी बाय म्यू, बी मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड बाय म्यू। बी नेट क्या है? बी नेट क्या है भाई? बी नेट बी आई प्लस बी नॉट, यहां पे रख दो ना इसको, क्या आएगा? बोलो, बी आई प्लस बी नॉट, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात? क्लियर हो गई बात? ठीक है भाई, ओके। एच की, अरे 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 अरे, अरे। एच का वैल्यू क्या होता है भाई? एन आई। बोलो भाई, एन आई। एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और आई होता है करंट। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट? एम्पियर पर मीटर। अरे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ना, तो लेंथ नीचे आ गई, करंट ऊपर हो गया। करंट डिवाइडेड बाय लेंथ मतलब एम्पियर डिवाइडेड बाय मीटर, यानी कि एम्पियर पर मीटर हो जाएगा। यस और नो? डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका? एम्पियर, एम्पियर ही रहेगा, और डिवाइड बाय लेंथ है तो एल माइनस हो जाएगा। सही है भाई? कोई दिक्कत? सीजीएस यूनिट होती है इसकी ओर्स्टेड, OERSTED। ये पहला बंदा था जिसने मैग्नेटिक फील्ड और करंट में रिलेशन निकाला, तो उसके नाम पे रखा। सही है? 1 ओर्स्टेड इज इक्वल टू 80 एम्पियर पर मीटर। यहां पे दिस इज वन ऑफ द फ्यू केसेस जिसमें सीजीएस की वैल्यू एसआई यूनिट से बड़ी होती है। ठीक है ना? तो 1 ओर्स्टेड क्या होता है? 80 एम्पियर पर मीटर। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, what time is it? 53 minutes. Sorry. Okay, so we will continue with this in the next class. ठीक है भाई? We are left currently. We are left. One, two, three. We are left with 8 pages. 8 पेज बचे हुए इस चैप्टर में फ्रॉम दिस पीडीएफ। ठीक है? तो आई थिंक वी विल बी एबल टू डू इट इन एट मैक्स 2 क्लासेस, एट मैक्स। अगर अगली क्लास लंबी हो गई तो फिर वी विल बी एबल टू डू दिस कंप्लीट। थैंक यू फॉर योर टाइम। फटाफट रिवाइज करते हैं एक बार क्या हो रहा है यहाँ पे। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, बार मैग्नेट याद है आपको? मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसकी वजह से कैसा होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। मैग्नेटिक डाइपोल होता है ना, पोल्स सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, MLN। सही है? डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, यूनिट्स क्या होती है? जूल पर टेस्ला या फिर एम्पियर मीटर स्क्वायर। सही है? एक्सियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, जनरल पोजीशन पे क्या क्या होता है, उसका रेशियो क्या होता है ये पता है आपको। मैग्नेटिक डाइपोल पे टॉर्क कितना लगता है? m क्रॉस b। पोटेंशियल एनर्जी इज -m डॉट b। करंट कैरिंग लूप भी क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल होता है।
वैल्यू होती है NiA। सही है, कोई दिक्कत? फिर हमने कंपैरिजन देख लिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म के बीच में। सही है, गॉस लॉ क्या कहता है कि इंटीग्रल B ds फॉर ए क्लोज्ड सरफेस इज जीरो। क्या होता है? फॉर ए क्लोज्ड सरफेस इट इज जीरो। ठीक है, स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक डाइपोल, कोई ना कोई छोटे से छोटा चार्ज रिवॉल्विंग अराउंड सम न्यूक्लियस, इट विल कंस्टिट्यूट सम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यस और नो? बोलो, हमने वो निकाल लिया था, जो मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आता है उसको क्या कहते हैं हम? बोर मैग्नेटॉन। सही है भाई, वैल्यू याद हो गई, EH/4π। क्लियर है? सही है, पढ़ा दिया था बहुत अच्छे से पिछली क्लास में। याद साथ साथ करते चलो, आप नहीं रुकूंगा। जब छूट गया ना एक चीज रह जाएगी वो, और आई विल नॉट टेक द क्लास अगेन, आई एम क्लियरली टेलिंग यू। जो रह गया ना कुछ वो रह ही जाएगा, जो छुट्टी मार गया बेशक रह जाएगा। आई विल जस्ट रिकॉर्ड एंड आई विल नॉट गो थ्रू दिस अगेन। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, वैक्यूम नहीं, हाँ, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होता है? कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास करने देता है। रिलेटिव परमिएबिलिटी, वैक्यूम के मुकाबले कितनी पास करने देता है। वैक्यूम से ज्यादा तो म्यू आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1, उससे कम तो म्यू आर का वैल्यू लेस देन। म्यू का वैल्यू क्या होता है? म्यू नॉट म्यू आर। सही है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर। सही है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन B होता है फोर्स बाय QV, है ना? 1 न्यूटन फोर्स लगे, 1 कूलम चार्ज मूविंग विद 1 मीटर पर सेकंड परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 1 टेस्ला। सही है, which is equal to 10 to the power 4 volts। मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेट बनाने की कोशिश करने वाली फोर्स। याद आया? मैग्नेट बनाने की कोशिश करने वाली फोर्स है ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स। या फिर इसको देखो, इंटेंसिटी इधर आएगा। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन मतलब मैग्नेट बनाने की इंटेंसिटी, कितनी ज्यादा कोशिश की जा रही है मैग्नेट बनाने की। पता है, जैसे ही आप क्या करते हैं, मैग्नेट के साथ किसी लोहे की चीज को चिपकाते हैं तो वो लोहा भी क्या बन जाता है? टेम्परेरीली मैग्नेट बन जाता है ना। तो वो क्यों बन गया? बिकॉज इट इज कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने से कोई मैग्नेट बन जाता है। कितनी ज्यादा उसको मैग्नेट बनाने की कोशिश की जा रही है, दैट इज मैग्नेटाइजिंग फोर्स। वो कितना अच्छा मैग्नेट बन गया है, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन हो गया उसका, कितना अच्छा मैग्नेट बन गया। सही है, वो आ गया ये। सही है, बोलो मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजिंग फोर्स H से रिप्रेजेंट करते हैं, वैल्यू क्या होती है इसकी? Ni। कैसे मैग्नेटाइज करते हैं? किसी भी चीज को सोलेनोइड के अंदर रख देते हैं, सोलेनोइड के अंदर रखा, करंट ऑन किया, उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, दैट इज म्यू नॉट Ni। मटेरियल रख दिया तो म्यू Ni हो जाएगा। सही है भाई, ये फॉर्मूला पढ़ लिया था, H इज इक्वल टू बी नॉट बाय म्यू नॉट, और B बाय म्यू डी यही होता है ना? क्योंकि दोनों केस में H का वैल्यू क्या था? सेम। चाहे भाई उसको सोलेनोइड के अंदर रखो, चाहे उसको मत रखो, क्या आएगा? H का वैल्यू विल रिमेन द सेम, दैट इज B नॉट बाय म्यू नॉट, दैट इज इक्वल टू B बाय म्यू। अच्छा, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को, किसी भी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड B नॉट, अंदर B नॉट तो घुसेगा ही घुसेगा, इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, है ना? क्योंकि वो एक मैग्नेट बनने की कोशिश कर रहा है ना भाई। मैग्नेटिक फील्ड में रखा, वैक्यूम था बाहर, म्यू नॉट था, बोलो मटेरियल को रखा, ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर घुसेगा B नॉट, और इसकी वजह से वो मटेरियल खुद भी मैग्नेट बनने की कोशिश करेगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज Bi। तो इसके अंदर नेट कितना आ जाएगा? नेट कितना आएगा बताना? Bi प्लस B नॉट, दैट इज इक्वल टू टोटल B। ठीक है, B नेट हो जाएगा B के बराबर। सही है भाई, B नॉट इज आउटसाइड B, Bi इज इंड्यूस्ड B। ठीक है, H का वैल्यू Ni ही होता है। ठीक है, दोबारा भी आएंगे ये फॉर्मूला। ठीक है, B net is equal to Bi plus B naught, H is equal to B naught by mu naught, या फिर B by mu मतलब B net by mu। सही है ना? यही फॉर्मूला लिखा हुआ ऊपर, यही यहाँ लिखा हुआ, यही यहाँ लिखा हुआ, एक ही बात है। ठीक है, एक्सप्लेन मैं कर चुका हूं पहले। ठीक है, H is equal to Ni। बोलो, ऐसा यूनिट ऑफ H क्या होता है? एम्पियर पर मीटर। ठीक है, एम्पियर L-1, AL-1 इसके डायमेंशन होते हैं। इसकी सीजीएस यूनिट होती है ओर्स्टेड, 80 एम्पियर पर मीटर के बराबर। नया डेफिनेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाया, किसी मटेरियल को मैग्नेट बनाने की कोशिश किया गया, वो कितना अच्छा मैग्नेट बना,
दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कितनी इंटेंसिटी तो बन गया, दैट इज आई। जितना बनाने की कोशिश की, दैट इज एच। एच और आई में फर्क पता चल गया क्या था? एच मतलब बनाने की कोशिश की गई, आई मतलब कितना बन गया। सही है, ओके। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, जो पैदा हुआ है ना अभी, ठीक है, जो मैग्नेटिक मोमेंट बन गया है। पहले तो आराम से था, लोहा था, आराम से रखा हुआ था, कुछ नहीं था उसके अंदर, कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, वो भी एक मैग्नेट बन गया, है ना। तो उसके अंदर कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मतलब वो कितना अच्छा, कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना है आसान भाषा में। सही है, ओके। इन अदर वर्ड, एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू गेट मैग्नेटाइज्ड, मैग्नेटाइज होने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, आई बोलते हैं इसको। ठीक है भाई, ओके। आई बाय डेफिनेशन इज मैग्नेटिक मोमेंट जो कि इंड्यूस हुआ है डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट एम इंड्यूस्ड डिवाइड बाय वॉल्यूम। एम इंड्यूस्ड, मैं कहता हूं मैंने एक लोहे का पीस लिया था, उसको सोलेनोइड में रखा, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गया। मैं कहता हूं जो इंड्यूस्ड हुआ है क्या? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वो एक मैग्नेट ही तो बन गया भाई। एक लोहे का बार रखा था, मैग्नेट है वो। मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इंटू एल एन, और ए मैग्नेट m इज इक्वल टू m इंटू एल एन, लेंथ ऑफ द मैग्नेट विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको एल ही लिख देता हूं। डिवाइड बाय वॉल्यूम हो रहा है m डिवाइड बाय वॉल्यूम, I इज इक्वल टू m डिवाइड बाय वॉल्यूम। m क्या है? ml। वॉल्यूम क्या है? एरिया इंटू लेंथ, लेंथ से लेंथ कट जाएगा, क्या बचेगा? m डिवाइड बाय मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ डिवाइड बाय एरिया। तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कितनी बन गई पर यूनिट एरिया, दैट इज आल्सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कितना अच्छा मैग्नेट बना, सही है। जिसका स्ट्रॉन्ग पोल बनेगा वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, जिसका वीक पोल बनेगा वो वीक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सही है, हेंस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। सही है भाई। I इज इक्वल टू m डिवाइड बाय वॉल्यूम। m होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम होता है m क्यूब। तो ये क्या बन जाएगा? बोलो m स्क्वायर से एक क्यूब कर, मतलब ये कर जाएगा, दो बार एक m बचेगा, तो एम्पियर पर मीटर। बोलो मैग्नेटाइजिंग फोर्स की ऐसा यूनिट क्या थी? एम्पियर पर मीटर। इसकी भी क्या आ रही है? एम्पियर पर मीटर। मतलब जितना उसके फोर्स किया गया है मैग्नेट बनने के लिए और जितना वो मैग्नेट बना है, दोनों का यूनिट क्या है? सेम। सही है, मतलब बेसिकली कुछ रेशियो रहा होगा भाई, मैंने कितना उसको मैग्नेट बनाना चाहा, कितना वो मैग्नेट बन गया, इनका रेशियो ले लेंगे। सही है, ओके। तो बोलो I इज एम्पियर पर मीटर, हैज सेम यूनिट एंड डायमेंशन एज मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ओके, तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स समझ में आया, कितना उसको मैग्नेट बनाने की कोशिश की है ना। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, सोलेनॉइड में रखा है, टॉरॉइड में रखा, कहीं भी रखा। ठीक है, दूसरा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कितना अच्छा वो मैग्नेट बना। ठीक है, ओके। अब कितना अच्छा वो बना और कितना फोर्स लगाया गया है, इनका रेशियो ले लेते हैं। सही है, और वो क्या कहलाता है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स से। एक्स भी थोड़ा स्टाइलिश वाला ऐसे होता है, ये एग्जैक्ट सिंबल है, काई बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? काई। ठीक है, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटाइजिंग फोर्स। क्या बोला मैंने? रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी, कितना ससेप्टिबल है वो, कितना बाहर की चीजों से असर पड़ता है। जैसे हम कहते हैं कि भाई फलाने डॉक्टर की ना दवाई बहुत बढ़िया लगती है इसको, है ना। फलाने डॉक्टर से दवाई लेके आया, तुरंत ठीक हो गया, एक डोज में ही ठीक हो गया। क्या हुआ? यू आर ससेप्टेबल टू द मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड बाय दैट डॉक्टर। ऐसे बोला जाएगा, यू आर ससेप्टेबल। ठीक है, आपके बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है ना, आपके पढ़ाई ना करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यू आर ससेप्टेबल टू नॉट स्टडिंग, यू आर ससेप्टेबल टू डिस्ट्रैक्शंस, ऐसा बोला जाएगा। अब मैं कहूं कोई एक मटेरियल है, वो उसकी ना मैग्नेटाइज होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो हम क्या कहेंगे? उसकी ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा है। सही है, ससेप्टिबिलिटी मतलब किसी चीज से प्रभावित होने की एबिलिटी। सही है, ससेप्टिबल मतलब प्रभावित होना किसी चीज से, अफेक्ट होना।
तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगा? रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ठीक है, ऐसे समझो कितना ज्यादा फोर्स लगाया गया, कितना अच्छा वो मैग्नेट बना। फोर्स लगाया, मैग्नेट बन गया, मैग्नेट बनाने की कोशिश की, मैग्नेट बन गया। कितना मैग्नेट बनेगा, जितना ज्यादा फोर्स लगाया जाएगा उतना ही अच्छा तो मैग्नेट बनेगा। प्रोपोर्शनल होंगे। मैं डबल फोर्स लगाऊंगा, डबल चांसेस आएंगे। ट्रिपल फोर्स लगाऊंगा तो ट्रिपल फोर्स ट्रांसफर एरिया बनेगा, मैग्नेटिक इंड्यूस्ड, मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम बनेगा। ये सुनो भाई, जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना अच्छा मैग्नेट बनेगा। प्रोपोर्शनल होते हैं कितने के, प्रोपोर्शनल की हटाया एक सिंबल लगेगा, क्या बोलते हैं उसको? काई बोलते हैं। सही है, काई का वैल्यू निकालो, काई इज इक्वल टू आई बाई एच, काई इज इक्वल टू आई बाई एच। कितना फोर्स लगाया गया, कितना अच्छा मैग्नेट बना। मैग्नेट कितना अच्छा बना डिवाइड बाय कितना फोर्स लगाया गया, ये क्या होता है? काई होता है, ससेप्टिबिलिटी। समझ में आया? ठीक है, कुछ मटेरियल होते हैं उनको थोड़ा सा मैग्नेटाइजिंग फोर्स दे दो, वो बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज करते हैं। कुछ होते हैं उनको बहुत ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फोर्स दो, वो थोड़े से मैग्नेटाइज। कुछ होते हैं स्पेशल टाइप के मटेरियल होते हैं, हम उसको मैग्नेटाइज करना चाहते हैं इस डायरेक्शन में, वो क्या बोलते हैं? ना भाई ना, अपनी चलेगी तेरे साथ, हम तो उनकी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएंगे, तेरी नहीं चलती। तो जिस डायरेक्शन में हम उसको मैग्नेट बनाना चाहते हैं उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं। सर ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। सही है, जैसे मैंने क्या बोला, एक मैग्नेट से टच कर दिया लोहे को तो वो भी मैग्नेट बन गया, है ना? क्यों? क्योंकि लोहा मैग्नेट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ऐसे भी तो मटेरियल हो सकते हैं जो मैग्नेट को रिपेल करते हैं, होते हैं। ऐसे मटेरियल्स को बोलते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। आगे चल के अगर पढ़ोगे तो फेरीमैग्नेटिक भी होता है। ठीक है ना? ओके, तो काई का वैल्यू पता चल गया, आई बाई एच। बोलो, आई और एच दोनों के यूनिट डायमेंशन सेम होते हैं, तो डिवाइड करते हैं तो कोई यूनिट डायमेंशन नहीं बचेगा। तो काई हैज नो यूनिट्स, नो डायमेंशन। ठीक है, अगर 1 है इसका वैल्यू, मतलब जितना मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाया गया उतना ही मैग्नेट वो बन गया। तो ये इसका वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब फोर्स ज्यादा लगाया गया, मैग्नेट कम बना। और एक से ज्यादा इसका वैल्यू तो फोर्स कम लगाया, मैग्नेट ज्यादा बन गया वो। सही है, ओके। रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। परमिएबिलिटी में क्या होता है? कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने अंदर से पास करने देता है ना? जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करने देगा उसको क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं उसको? परमिएबिलिटी। और ससेप्टिबिलिटी भी कुछ ऐसा ही तो है कि भाई उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, मैग्नेटाइज हो गया, मतलब अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास होने दिया, प्लस अपना भी कुछ पैदा कर दिया। यस और नो? ठीक है, कंसीडर ए मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स H। ठीक है, कहां पे रखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। एक मटेरियल है, फील्ड में रखा हुआ है, इसकी जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है वो H है। ठीक है, तो बोलो H इज इक्वल टू क्या होता है? बी नॉट बाय म्यू नॉट। तो H का वैल्यू हो गया बी नॉट बाय म्यू। H इज इक्वल टू बी नॉट बाय म्यू नॉट। अब बताओ ये भी कहां रखा हुआ है? उसी जगह रखा हुआ है, उसी मैग्नेटाइजिंग फोर्स में रखा हुआ है। तो यहाँ की मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी उतनी होगी जितनी बाहर होगी। इसका वैल्यू क्या आएगा? बी नेट डिवाइड बाय म्यू। बी नेट डिवाइड बाय म्यू। भाई इसका म्यू और इसका मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ के लिए यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ का म्यू, यहाँ के लिए यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ का। तो H का वैल्यू क्या आएगा? बी नॉट बाय म्यू नॉट इज इक्वल टू बी नेट बाय म्यू। तो अब बी नेट कितना होगा? इस मटेरियल के लिए बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड प्लस उसने दोनों पैदा कर दिया। सही है भाई, तो बी नेट का वैल्यू क्या आ जाएगा? बी नॉट प्लस बी। अब ये दोनों वैल्यू उठा लें। सही है, बोलो क्या आएगा? बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, बी नेट इज इक्वल टू म्यू। सही है, तो बोलो बी नॉट का वैल्यू पता चल गया, म्यू नॉट एच, म्यू नॉट एच यहां उठा। सही है, बी नेट का वैल्यू पता चल गया, बी नेट इज इक्वल टू म्यू एच, तो म्यू एच यहां उठा दो, म्यू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस बी आई। सही है, ये बनेगा बी नेट इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी आई। बी नेट क्या है? म्यू एच, म्यू नॉट एच, और ये क्या होगा? म्यू नॉट आई। सर ये कैसे हुआ? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड ऑन आई, कि वो कितना अच्छा मैग्नेट बना, है ना? वो खुद अच्छा मैग्नेट बनेगा तो ही तो उसका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। बोलो बी आई क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई। बोलो म्यू नॉट कॉमन आ रहा है?
क्या बचेगा, H प्लस आई आ गया। सही है भाई, H यहां है, ओके, म्यू H यहां है, म्यू H की जगह लिख दो, सॉरी म्यू की जगह लिख दो म्यू नॉट इंटू म्यू आर। बोलो इधर म्यू नॉट बैठा है, कैंसिल आउट होगा। अच्छा यहां से मैं क्या करता हूं, जबरदस्ती इन दोनों में से H को कॉमन निकाल लेता हूं, तो बोलो यहां से 1 बचेगा और यहां क्या बचेगा, I बाय H। I बाय H तो काई होता है, तो 1 प्लस काई म्यू नॉट H। म्यू की जगह लिखा म्यू नॉट म्यू आर, म्यू नॉट से म्यू नॉट कटेगा, H से H कटेगा, क्या आएगा, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई। सही है, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई। ये रिलेशन बड़ा खास है। क्या हो रहा है यहाँ पे, रिलेटिव परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी में रिलेशन आ गया। तो सर कैसे आया, देखो भाई म्यू आर क्या बताता है, वैक्यूम के मुकाबले कितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है ना। म्यू आर यही तो होता है, रिलेटिव, किसके रिलेटिव, वैक्यूम के रिलेटिव। वैक्यूम से ज्यादा हो रहा है तो म्यू आर का वैल्यू 1, वैक्यूम से कम हो रहा है तो म्यू आर का वैल्यू लेस देन। सही है, ओके। ससेप्टिबिलिटी की बात करते हैं। ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी भाई वैक्यूम में रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, जितना वैक्यूम में से मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा था उतना ही किससे पास कर रहा है, उस मटेरियल से पास कर रहा है। तो साई का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा ना, 0। सोचो मैग्नेटिक फील्ड में मटेरियल को रख दिया, बाहर जितना मैग्नेटिक फील्ड है वैक्यूम में रखा है, बाहर वैक्यूम में जितना मैग्नेटिक फील्ड है उतना ही उस मटेरियल के अंदर है। उस मटेरियल के अंदर उतना ही क्यों है, क्योंकि इंड्यूस 0 है। इंड्यूस हो गया होता तो ज्यादा नहीं हो जाता, इंड्यूस नहीं हुआ मतलब इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड 0, और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड 0 मतलब आई का वैल्यू 0, मतलब साई का वैल्यू 0 है ना। तो अगर साई 0 है तो म्यू आर कितना हो जाएगा 1, मतलब जितना वैक्यूम में था उतना ही मटेरियल में हो रहा है। अब इमेजिन करो म्यू आर का वैल्यू 1 से बड़ा है ना, म्यू आर का वैल्यू 1 से बड़ा है, मतलब वो जो मटेरियल है वो वैक्यूम से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को पास होने देता है। वही वैक्यूम में रखा है मटेरियल, बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट से ज्यादा हो गया। ज्यादा कैसे हो गया, क्योंकि कुछ इंड्यूस हो गया, वो इंड्यूस हो गया मतलब वहां पे वो मैग्नेट बन गया, मतलब वो उसकी ससेप्टिबिलिटी क्या है, पॉजिटिव है। समझ नहीं आया, सही है भाई, कोई दिक्कत तो बोलो। अगर ये क्या है, 1 से कम है, ये 1 से कम है तो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, और इसकी वैल्यू -1 से 0 के बीच में होगी। ये 0 है मतलब म्यू आर इक्वल टू 1, मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 मतलब वैक्यूम वाला ही काम। अगर इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है तो बोलो ये 1 से बड़ा हो जाएगा, मतलब म्यू आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा, मतलब वैक्यूम से ज्यादा पास करने दे रहा है, मतलब वो मैग्नेट बन रहा है। जितना ज्यादा वो मैग्नेट बनेगा उतना ज्यादा चाहिए। समझ में नहीं आया, क्लियर है बात, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स 3 तरह के होते हैं। पहला होता है डाया मैग्नेटिक, डाया 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 डाया, याद हुआ डाया, डाया मतलब हेटर, जो नफरत करता है मैग्नेटिक फील्ड से, वो कौन है, माय लॉर्ड ध्यान से सुनिए, डायमैग्नेटिक कौन है, जो मैग्नेट से नफरत करता है ना, जिसको पसंद नहीं है, इनकी आपसी रंजिश है, खानदानी दुश्मनी है, जमीन को लेके विवाद है, तो ये दोनों क्या करते हैं, दूसरे से नफरत करते हैं। कौन कौन, मैग्नेटिक फील्ड और डायमैग्नेटिक मटेरियल एक दूसरे से नफरत करते हैं। डायमैग्नेटिक बोला भाई मेरे अंदर नहीं आने दूंगा, कितनी कोशिश कर ले नहीं आने, चाहे तेरे खिलाफ मुझे अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़े, लेकिन तेरे को नहीं आने दूंगा। समझ में आया, ठीक है। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेट हेटर होते हैं। एग्जाम्पल होता है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, बिस्मथ, एंटीमनी, ठीक है। रिजेक्ट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देता है, ये रिजेक्ट कर देता है। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑपोजिट टू एक्सटर्नल मैग्नेट, जो पैदा होता है मैग्नेटिक फील्ड क्या बोलता है ये, कि भाई तेरा नहीं आने दूंगा, ठीक है ना, चाहे मेरे को तेरे अपोजिट खुद से बनाना पड़े और तेरे वाले को अपोज करना पड़े, लेकिन तेरे वाले मैग्नेटिक फील्ड बनना। सही है, तो ये क्या करता है, अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, लेकिन जो बाहर वाला है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में। सही है, मान लो एक डायमैग्नेटिक मटेरियल के पास में नॉर्थ पोल लेके जाओ, तो खुद को नॉर्थ पोल ही बना लेगा, ताकि वो उसको क्या कर दे, मैं साउथ पोल लेके आऊंगा तो खुद को साउथ बना लेगा।
मतलब उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में। सही है, ओके। काई का वैल्यू क्या होता है? -1 से 0 के बीच में, रिलेटिव परमिएबिलिटी 0 से 1 के बीच में, है ना। वैक्यूम यहां होता है, वैक्यूम से भी कम है ये, सही, वैक्यूम से भी कम है, मतलब जो वैक्यूम के जितना वैक्यूम अलाउ कर रहा है उससे भी कम अलाउ कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं। ठीक है, सुपर कंडक्टर्स आर परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल। सुपर कंडक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं? परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। मीसनर इफेक्ट ये ऑब्जर्व किया था, मीसनर कोई साइंटिस्ट था, ठीक है। मीसनर इफेक्ट सेज दैट सुपर कंडक्टर्स डू नॉट अलाउ मैग्नेटिक फील्ड टू पास थ्रू इट, अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल हैव जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, फलाने का मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए, फलाने का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालिए। वो क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम क्लासिफाई कर सकें कि वो डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है क्या। सही है भाई, समझ में नहीं आया? सही है, तो इंडिविजुअल एटम मॉलिक्यूल्स भी क्या करते हैं? उनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 होता है। सही है भाई, कोई दिक्कत? तो ये देखिए, ये एक बाहर से शांति से एक मैग्नेटिक फील्ड जा रहा था, रास्ते में बैठा था कौन? डायमैग्नेटिक फील्ड, मतलब डायमैग्नेटिक बैठा है। ये क्या बोलेगा भाई? तो मेरे अंदर से निकल, आसपास से निकल चल। सही है, जैसे होता है ना, तो टीचर देखो कि आपस में ग्रुप में लड़ाई होती है तो ग्रुप में ऐसे चलता है, तो साइड से मेरे टच नहीं है ना। तो वैसा ही है, क्या कर रहा है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड तू कहीं जा, मेरे टच नहीं करेगा, मेरे को पसंद नहीं है, तू मेरे भिड़ गया मैं मारूंगा तेरे, समझ में है ना? समझ में आया? याद हुआ ना? डायमैग्नेटिक क्या बोलेगा? मैग्नेटिक फील्ड को भैया अपना लड़ाई झगड़ा चल रहा है। ठीक है, फिर आता है कौन? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ये क्या होता है? मैग्नेट लवर। ठीक है भाई, मुझे पता है लवर में ज्यादा ध्यान जा रहा होगा, कोई बात नहीं। मैग्नेट लवर इतना ज्यादा भी मैग्नेट लवर नहीं है, थोड़ा सा ही मैग्नेट लवर है। ठीक है, ठीक है भाई। एग्जांपल हो गया एल्यूमिनियम, पोटेशियम, क्रोमियम, लिथियम। ठीक है, ये वो होते हैं जो थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट करते हैं, जो मैग्नेट इनके पास लेके जाओगे ना, थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट। लोहा तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है ना, लेकिन ये मटेरियल्स क्या करते हैं? बहुत थोड़े थोड़े अट्रैक्ट, थोड़े थोड़े होते हैं, तो क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। पैरा थोड़ा मैग्नेटिक, पैरा थोड़ा मैग्नेटिक, ऐसे आता है, पैरा थोड़ा मैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक मतलब थोड़ा सा मैग्नेटिक है, थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है। ठीक है, डाया की तो दुश्मनी है, डी से दुश्मनी, डी से डाया, याद हो गया ना? डी से डाया, डी से दुश्मनी। ठीक है, पैरामैग्नेटिक, पैरा थोड़ा मैग्नेटिक, ऐसे याद कर लिया। पैरा थोड़ा मैग्नेटिक मतलब थोड़ा सा मैग्नेटिक कैरेक्टर साइंस के अंदर ये अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अलाउज मोर मैग्नेटिक फील्ड टू पास थ्रू। मोर कितने ज्यादा? मैग्नेट इससे, वैक्यूम से, वैक्यूम से ज्यादा अलाउ करता है, बहुत ज्यादा नहीं, वैक्यूम से बस थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, ओके। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हैज सेम डायरेक्शन। डाया की दुश्मनी है, ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करेगा। ये क्या बोलेगा? सेम डायरेक्शन में इंड्यूस कर दोगे, या कोई दिक्कत वाली बात नहीं। काई का वैल्यू क्या होता है? स्मॉल पॉजिटिव, 1 2 3 क्या ऐसा। ठीक है, तो काई इज स्मॉल पॉजिटिव, म्यू आर इज ऑल्सो स्मॉल पॉजिटिव। 1 से बड़ा होगा म्यू आर, ठीक है ना। वैक्यूम के बराबर होगा तो 1 होगा, वैक्यूम से ज्यादा अलाउ करेगा तो 1 से ज्यादा होगा। तो काई का वैल्यू क्या होगा? स्मॉल पॉजिटिव, है ना। फॉर्मूला में रख दो, म्यू आर इज इक्वल टू 1+5। ठीक है, इंडिविजुअल एटम्स मॉलिक्यूल्स हैव सम मैग्नेटिक मोमेंट बट नेट मैग्नेटिक मोमेंट इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इज 0। सही है क्या? कि भैया मॉलिक्यूल है, एक सिंगल मॉलिक्यूल है, उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट है, एक दूसरा मटेरियल है, उसी के साथ का एक और बगल वाला एटम है या मॉलिक्यूल है, उसके पास भी है, लेकिन दोनों जब लैटिस में अरेंज होते हैं, है ना, सॉलिड स्टेट में अरेंज होते हैं एक दूसरे की तरफ, चारों तरफ एटम्स होते हैं ना, एक दूसरे के एटम मॉलिक्यूल होते हैं एक दूसरे के साथ, तो सारा मिला के क्या होता है? उनका 0 होता है। ठीक है, एवरेज आउट होता है, रैंडमली अरेंज्ड है, तो सबका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? 0, और सबका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा 0। दैट मींस एक्सटर्नल फील्ड जब तक नहीं लगेगा तब तक नेट मोमेंट 0 रहेगा। जैसे ही फील्ड लगाएंगे, ये बोलेगा कि थोड़ा थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड हमारे अंदर से भी आ, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा कुछ हद तक इनके अंदर। सही है भाई। फिर आता है क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ, ठीक है। फॉर ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या भाई? पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है उसके लिए ससेप्टिबिलिटी मतलब वो कितना अच्छा मैग्नेट बन जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
टेम्परेचर बढ़ाएंगे ससेप्टिबिलिटी कम होगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे ससेप्टिबिलिटी और कम हो जाएगी, बढ़ाते रहेंगे क्या होगा, ससेप्टिबिलिटी और कम होगी। ठीक है, एज टेम्परेचर इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज, है ना, उल्टा है ना। ठीक है भाई, काई इज इक्वल टू सी बाय 2, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया, सी लगाया, सी इज कॉल्ड क्यूरी कांस्टेंट। ठीक है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस मैग्नेटिक डाइपोल्स गेट ये क्या है, डिसओरिएंटेड एंड काई डिक्रीज। अब देखो भाई, मटेरियल के अंदर क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इंडिविजुअल एटम्स है, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके पास भी क्या है, खुद का एक मैग्नेटिक मोमेंट है, लेकिन रैंडमली अरेंज होते हैं वो, तो सारा मिला के जीरो हो जाता है ना भाई, कुछ की डायरेक्शन इधर है, कुछ की इधर है, कुछ की इधर है, सारा रैंडम मिला के जीरो हो गया। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, फील्ड लगाया, वो सारे के सारे एक डायरेक्शन में होने की कोशिश करते हैं और कुछ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। सही है। अब क्यूरी ने क्या बोला कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ससेप्टिबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है वो अपनी जगह क्या करने लग जाएंगे, वाइब्रेट करेंगे। वो वाइब्रेट करेंगे, वो बाहर वाले फील्ड की डायरेक्शन में मूव ही नहीं करेंगे ढंग से। मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा ससेप्टिबिलिटी उतना ही कम हो जाएगा, उसके जो अंदर के डाइपोल्स हैं वो अरेंज नहीं होंगे या कम अरेंज। सही है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस मैग्नेटिक डाइपोल्स क्या हो जाएंगे, डिसओरिएंट हो जाएंगे और काई का वैल्यू कम हो जाएगा। अगला है भैया फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, बस इसमें एक ही नाम रख रखा है, जैसे वो इस्कॉन वाले हरे कृष्णा करते रहते ना, राधे राधे कृष्णा कृष्णा, एक ही रट है उनको, है ना। जैसे कोई बहुत बड़ा भक्त होता है तो उसको भगवान की रट लगी रहती है ना, ऐसे ही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड की रट लगी। फेरो मतलब कहां यूज होता है, फेरो कहां यूज होता है, आयरन। आयरन क्या करता है, मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। यस और नो? तो बोलो मैग्नेट लवर विद वेरी हाई एक्सटेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, बहुत हाई इंटेंसिटी वाला मैग्नेट पसंद करने वाला मटेरियल, जैसे कि लोहा। लोहा है, लोहा के लिए फेरिक यूज करते हैं ना, तो फेरो आ गया मतलब लोहा, और लोहा मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उसको मैग्नेट। ठीक है, ओके। एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट, निकल। ठीक है, इंड्यूस्ड बी इज वेरी हाई एंड सेम डायरेक्शन एज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक, बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड और जो इंड्यूस्ड है उनका डायरेक्शन क्या है, सेम, और मैग्नीट्यूड क्या है, बहुत हाई। थोड़ा सा मैग्नेट लेके आए ये बहुत ज्यादा मैग्नेट बन जाएगा। सही है। ऐसे काई इज वेरी हाई पॉजिटिव, और म्यू का वैल्यू क्या होगा, मच लार्जर देन 1, है ना। वैक्यूम के मुकाबले कहीं ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से पास करने देता है। सेक्शंस ऑफ मटेरियल कंटेनिंग अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 10 एटम्स हैव सम नेट मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है भाई, जैसे ये एक आपने लोहे का पीस लिया, इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे डोमेन बने होते हैं। डोमेन मतलब सेक्शन बने होते हैं, एटम्स के पूरे ग्रुप बने होते हैं, और एक ग्रुप में कितने एटम्स होते हैं, 10 की पावर 10 एटम्स होते हैं। इस पूरे का एक कोई डाइपोल मोमेंट होता है। अब इमेजिन करो एक मटेरियल है, उसके अंदर पहले से ही डाइपोल्स है, तो बोलो जैसे ही सभी की डायरेक्शन सेम होगी, पूरे मटेरियल का खुद का एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं आ जाएगा। यस और नो? तो इसीलिए ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लवर्स होते हैं। ठीक है, have some net magnetic moment, हर एक का क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मैग्नेटिक मोमेंट होता है। and alignment of these sections occur in external magnetic field, जैसे ही क्या होगा भाई, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आएगा सारे की डायरेक्शन क्या होगी, तो बोलो एक्सटर्नल और इसकी सेम डायरेक्शन हो गई, और इसका सारा का सारा अलाइनमेंट हो गया, और सारा अलाइनमेंट होगा तो बोलो हाई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, जैसे कि लोहा। सही है, कोई दिक्कत भाई? ठीक है, सेक्शंस आर आल्सो कॉल्ड डोमेन्स। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, पहले क्या था, रैंडमली अरेंज थे, नेट मिला के जीरो हो जाता था, एक इधर तो एक इधर, एक इधर तो एक इधर, एक इधर तो एक इधर, सही है ना, सारा मिला के नेट जीरो होता था। लेकिन जैसे ही बाहर से फील्ड लगा, क्या लगा, बाहर से फील्ड लगा, वैसे ही क्या हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं रहा, और ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन गया। ठीक है ना। ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास थ्रू दिस मटेरियल। देखो डाया क्या बोला, डी फॉर दुश्मनी, बोला मेरे अंदर से जाना नहीं। ठीक है ना। पैरा क्या बोला, आने दो, सारा इसके अंदर से पास नहीं करेगा, कुछ बाहर से भी चला जाए। ठीक है, लेकिन
फेरोमैग्नेटिक क्या बोला, जितना दूर दूर तक अवेलेबल है मैग्नेटिक फील्ड सारा मेरे अंदर से, सही है ना भाई। इसने तो नाम रख रखा है प्रभु का, है ना, तो जहां प्रभु का नाम दिखे वहीं चल है, सही है। जहां मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा सारा अपने अंदर से, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? क्यूरी टेम्परेचर होता है टेम्परेचर एट व्हिच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर जहां पे फेरोमैग्नेटिक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लवर लेस मैग्नेट लवर बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं द डोमेन्स और द डाइपोल्स इन द मटेरियल दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, और वो क्या होने लग जाते हैं, डिसओरिएंट होने लग जाते हैं, ऐसे 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 किसी भी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे मूव करने लग जाते हैं। उनके पास वाइब्रेशनल एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो एक डायरेक्शन में अलाइन ही नहीं हो पाते हैं। जैसे मेरे ख्याल से 746 या 708 डिग्री सेल्सियस ऐसा कुछ है, 746 है, 768 है, ऐसा ही कुछ है ना। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है। आप क्या करेंगे, एक मैग्नेट रखो ऐसे और इसके नीचे क्या रखो, एक लोहे का पीस रख दो, क्या होगा, लोहे का पीस अट्रैक्ट होकर इधर चिपक जाएगा। अब क्या करो, इस लोहे के पीस को आप गर्म करना शुरू करो। आप इसको गर्म करते जाइए, गर्म करते जाइए, टेम्परेचर भी नोट करते रहिए। जैसे ही ये क्यूरी टेम्परेचर पे पहुंचेगा ये नीचे गिर जाएगा, सही है। जैसे ही पहुंचेगा, ये नहीं कि धीरे 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 करके इसकी फोर्स कम हुई है, पहले ऐसे चिपका होगा फिर ऐसे लटक गया फिर गिरा, नहीं, सीधा गिरेगा ऐसे, सही है। जैसे इस टेम्परेचर पे पहुंचता है तुरंत वो क्या बन जाता है, पैरामैग्नेटिक। व्हाट टाइम इज इट, टाइम बताइए। 10 ओके, तो ओके, आई विल नीड जस्ट 5 मिनट्स, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। हिस्टेरेसिस कर्व, हिस्टेरेसिस कर्व, हिस्टेरेसिस बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। अब ये ग्राफ बना हुआ है किसके बीच में, हम मैग्नेट बनाना जो चाह रहे हैं और जो वो मैग्नेट बन रहा है उसके बीच, ठीक है। ओके, द वेरिएशन ऑफ आई विद एच, आई मतलब कितना अच्छा मैग्नेट बना, एच मतलब जितना हमने बनाने की कोशिश की, ठीक है। फॉर ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। पैरा नहीं होता, फॉर ए पैरा नहीं आएगा, फॉर ए मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे, ठीक है। फॉर ए मैग्नेटिक मटेरियल जो ग्राफ बनता है किसके बीच में, आई और एच के बीच, उसको क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस कर्व। आप देखो भाई, पहले पार्टिकल था यहाँ पे, जो मटेरियल है उसकी स्टेट ऐसी थी कि भाई ना ही उसको हमने कोई भी एच लगाया, ना ही कोई बाहर से फोर्स लगाया है मैग्नेटिक, ना ही उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है। अब मैंने क्या किया, मैंने एच को बढ़ाया, जैसे ही मैंने एच को बढ़ाया बोलो ये एक मैग्नेट बन गया, यस और नो। अब एक पॉइंट के बाद मैं एच को बढ़ाते जा रहा हूं लेकिन ये कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जहां तक मेरे को एच बढ़ाना था मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एच का वैल्यू कम करना शुरू किया। एच का वैल्यू मैंने कम किया तो ये वापस मटेरियल यहां जीरो पे नहीं आया, ठीक है। ये कहां चला गया, ये कहीं इस पोजीशन पे चला गया, ये ज्यादा ऊपर नहीं, थोड़ी सी नीचे यहां पे, ठीक है। ऐसे मतलब बाहर से हमने मैग्नेटाइजिंग फोर्स हटा दिया है लेकिन फिर भी मटेरियल के अंदर कुछ मैग्नेटिक कैरेक्टर बच गया है। दिस मैग्नेटिक कैरेक्टर बी इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी, रिटेन कर लिया, वापस रख लिया मैग्नेटिक कैरेक्टर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी, सही है। ओके, अब फिर मैंने क्या किया, भाई मेरे को तो नीचे है, मेरे को करना है जीरो, अपने को चाहिए जीरो, तो मैंने क्या किया, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या किया, मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगा दिया। तो क्या होगा, यहां से यहां तक सी तक आएगा, ये यहां पे आके ये जीरो होगा। जितना ज्यादा नेगेटिव फोर्स लगा के, नेगेटिव मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगा के इसको जीरो किया है, उसको बोलते हैं हम कोर्सिविटी। क्या बोलते हैं, कोर्सिविटी। पहले क्या होगा, CORCIVITY, ये कोर्सिविटी, ठीक है। कितना नेगेटिव फोर्स लगा के उसके मैग्नेटिक कैरेक्टर को जीरो किया। लेकिन मैं यहां रुका नहीं, मैंने क्या किया, और ज्यादा नेगेटिव लगा, तो ये यहां कहीं पहुंच जाएगा। अब यहां से इसको जैसे ही वापस एच जीरो किया, ये कहीं यहां चला जाएगा। दिस इज ऑल्सो रिटेंटिविटी। बोलो, मैंने एच को जीरो कर दिया ना, एच जीरो कर दिया, लेकिन
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब वो मैग्नेटिक कैरेक्टर जीरो नहीं हुआ, दिस इज आल्सो रिटेंटिविटी। तो मैंने क्या किया, पॉजिटिव डायरेक्शन में एच लगा के, पॉजिटिव डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगा के इसको जीरो कर दिया। बोलो दिस इज आल्सो कोर्सिविटी, ये भी कोर्सिविटी, ये भी कोर्सिविटी। जिस डायरेक्शन में मैग्नेट है उसको जीरो करने के लिए तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, टॉर्सिविटी। और मैग्नेटाइजिंग फोर्स हटाने के बाद जो मैग्नेटिक कैरेक्टर बच जाए उसको क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी बोलते हैं। समझ नहीं आया, सही है, क्लियर है बात? अच्छा, अब देखो अगर मैं अब इसको ऐसे ही चलाता रहूं तो ये इसी लूप पे चलता रहेगा, सही है। और ये जो लूप बना है ना, ये स्पेशल टाइप का लूप है, इस लूप का नाम है हिस्टैरिसीस का। सही है, सही है भाई। ये क्या बताता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल आई और एच के बीच का ग्राफ। सही है, कोई दिक्कत भाई? ये डेफिनेशन होगी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब कितना मैग्नेटिक कैरेक्टर लेफ्ट इन द मटेरियल, जो बच गया है मैग्नेटिक मटेरियल में आफ्टर रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स हटाने के बाद, इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स हटाने के बाद जो बच गया है दैट इज the amount of magnetic force required in opposite direction to make the retentivity zero is called coercivity। retentivity को जीरो करने के लिए opposite direction में जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाया उसको क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप। अब देखो क्या हो रहा है, मटेरियल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, डोमेन्स होते हैं, डाइपोल्स होते हैं। मैंने क्या किया, इस डायरेक्शन पहले वो रैंडमली अरेंज किया सकते हैं, ठीक है। मैंने एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ऐसे हो गए, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग फोर्स हटाने के बाद वो कुछ ऐसे हो गए, लेकिन कुछ नेट बच गया, दैट इज रिटेंटिविटी। ठीक है, फिर मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया, इनको वापस रैंडम किया, तो बोलो जीरो मैग्नेटिक कैरेक्टर बच गया। जितना नेगेटिव लगाना पड़ा था दैट इज कोर्सिविटी। फिर मैंने नेगेटिव डायरेक्शन में बहुत ज्यादा लगा दिया, फिर उसको हटाया तो इतना बच गया। फिर वापस रैंडम करने के लिए जो लगाना पड़ा दैट इज कोर्सिविटी। फिर से पॉजिटिव में लगाया, वापस बन गया। ऐसे ऐसे चलता रहेगा। बोलो अब ये पूरा लूप जो मैंने कवर किया, बोलो पहले रैंडम थे, एक डायरेक्शन में किया, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में किया, फिर वापस किया, तो बोलो ये पूरा का पूरा एक लूप बन गया। बोलो जब ये लूप बन रहा है तो डोमेन के साथ क्या हो रहा है, वो ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, आपस में उनके बीच में फ्रिक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसा ना, तो उनके बीच में फ्रिक्शन हो रहा है तो क्या प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, यानी कि एनर्जी का लॉस होगा। सही है, तो बोलो जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा हिस्टैरिसीस का लॉस होगा। एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप इज इक्वल टू लॉस ऑफ एनर्जी इन वन साइकिल इन सीजीएस यूनिट। यहां पे सीजीएस यूनिट में होता है, ठीक है भाई। ओके, स्पेशल नोट फॉर परमानेंट मैग्नेट रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी मस्ट बी हाई। देखो भाई परमानेंट मैग्नेट बनाना है, ठीक है, आपके पास एक बस एक लोहे नियोडीमियम है आपके पास, वो मैग्नेट नहीं है अभी तक, आपने उसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना है, परमानेंट मैग्नेट बनाना है। परमानेंट मैग्नेट क्या होती है, जो एक बार मैग्नेट बना दिया तो वो लंबे समय तक भाई मैग्नेटिक कैरेक्टर उसका रहना चाहिए। सही है, तो उसके लिए क्या हाई होना चाहिए, मैं कहता हूं रिटेंटिविटी हाई होनी चाहिए। रिटेंटिविटी हाई होनी चाहिए ना, कि भाई जैसे इसको मैग्नेटाइज किया उसके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर आया, अब बाहर से फोर्स हटा दिया तो वो अभी भी क्या रहेगा, मैग्नेटिक कैरेक्टर होल्ड करके रखेगा। सही है, तो उसकी रिटेंटिविटी क्या चाहिए, हाई है। और उसकी कोर्सिविटी भी हाई चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर वो मैग्नेट कहीं एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया तो वो डीमैग्नेटाइज ना हो जाए, इसलिए कोर्सिविटी भी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। फॉर परमानेंट मैग्नेट रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी मस्ट बी वेरी हाई। सही है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए बोथ शुड बी वेरी लो। फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी इज वेरी लो। ठीक है भाई, क्यों, क्योंकि अपने को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन सी होती है, वो कूड़े के ढेर में से लोहा उठाते हैं ना, जो भाई हम क्या जाते हैं कि हम स्विच ऑन करें वो अट्रैक्ट कर ले लोहे को, वहां ले जाके हम स्विच ऑफ करें तो सारा गिर भी जाए, मतलब उसके अंदर कोई मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं बचना चाहिए स्विच ऑफ करने के बाद, है ना। और उसका अगर हम क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक कैरेक्टर जीरो करना चाहें तो हम आसानी से कर भी सके, यस और नो। तो कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। किसके लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट का एक एग्जांपल स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील को मैग्नेटाइज करो, वो लंबे टाइम तक मैग्नेट बना रहता है। सॉफ्ट आयरन, ठीक है, सॉफ्ट आयरन आर नॉट परमानेंट मैग्नेट। स्टेनलेस स्टील का हिस्टैरिसीस ग्राफ बहुत बड़ा होता है, देखो रिटेंटिविटी इज वेरी हाई, कोर्सिविटी इज वेरी हाई। फॉर सॉफ्ट आयरन रिटेंटिविटी इज वेरी लो, कोर्सिविटी इज वेरी लो।
सही है, कोई दिक्कत? स्टेनलेस स्टील को मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने में हाई एनर्जी लॉस होगा, और सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में लो एनर्जी लॉस होगा, अर्थ मैग्नेटिज्म कल पढ़ेंगे। ठीक है, टुमारो आई विल फिनिश दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई विल अपलोड द वीडियो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर। सिंगल वीडियो बनाऊंगा। वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स टू रिमेंबर एंड लर्न एंड अंडरस्टैंड, अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ के पास खुद का मैग्नेटिज्म होता है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। वैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, बचाता है फ्रॉम सोलर स्टॉर्म्स। ठीक है भाई, सोलर स्टॉर्म समझते हो तुम, है ना। सौर तूफान, भाई सूरज से भी तो लपटें निकलती रहती है ना, वहां पे तो बड़े बड़े, ये मान लो एटम बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, ऐसे कह सकते हो तुम। ठीक है, तो वहां से बहुत लार्ज अमाउंट में जो हीट निकलती है, उससे हमें कौन बचाता है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बचाता है। ठीक है, अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारी लाइफ तो बचा ही रहा है ऑब्वियसली। कुछ स्पेशल टाइप के हमें ऑब्जर्वेशन भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग अगर एक बार मैग्नेट को ले लेंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज द बार मैग्नेट, अगर आप इसके बिल्कुल सेंटर में एक रस्सी बांधेंगे और इसको ऐसे लटका के ऐसे घुमा देंगे, तो क्या होगा, जब ये रुकेगा तो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में नॉर्थ पोल होगा और साउथ डायरेक्शन में साउथ पोल होगा। सही है, ये आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा एट सम पॉइंट, है ना। यस और नो? मान लो किसी भी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे आपने मैग्नेट को रख दिया, तो वो ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाती है। उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाती है, ताकि नॉर्थ पोल जो है उसका वो नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करे और साउथ पोल जो है साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करे। जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल बोलते हैं, है ना। उसको नॉर्थ क्यों कहा, क्योंकि वो नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है। इसको साउथ क्यों बोला, क्योंकि ये साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है। यस और नो? बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, सिंपल बात है ये तो। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल्स रिपेल करते हैं। तो अगर मैं कहूं कि यहां पे ये नॉर्थ पोल है और ये उस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो वहां कहीं साउथ पोल होगा, है ना। लेकिन है तो वो साउथ पोल, लेकिन उसको बोला जाता है क्या, नॉर्थ पोल, है ना। यूरोप के ऊपर हम क्या बोलेंगे कि नॉर्थ पोल है, और एंटार्क्टिका में क्या है, साउथ पोल। यस और नो? यही मैं कह रहा हूं कि भाई है तो वो उधर नॉर्थ पोल, प्रॉपर्टीज उसकी साउथ पोल वाली है, लेकिन उसका नाम क्या है, उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। मैग्नेटिकली साउथ पोल, मैग्नेटिकली भी है तो वो साउथ, लेकिन उसका नाम है नॉर्थ ही। उसका नाम नॉर्थ है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ भी वही है, मैग्नेटिक नॉर्थ भी वही है, और वो क्या उधर ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ और मैग्नेटिक साउथ, दोनों वही है। मैग्नेटिक और ज्योग्राफिक वही है, मैग्नेटिक और ज्योग्राफिक साउथ। सही है भाई, क्लियर होगी बात? ठीक है, असल में यहाँ पे साउथ लिखा हुआ है, यहाँ पे नॉर्थ है, क्योंकि जो बिहेवियर है वो इधर एक साउथ पोल वाला है, लेकिन हम इसका नाम क्या रखते हैं, क्या रखते हैं भाई, ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है भाई, तो NG मतलब ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल साउथ पोल। N मतलब क्या है, मैग्नेटिक, NM मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ। ये भी यही होता है, ये दोनों सेम है, ध्यान रहे। सही है, और मैग्नेटिक नॉर्थ जो है इट इज ऑलमोस्ट एट द सेम पोजीशन एज दैट ऑफ ज्योग्राफिकल नॉर्थ। जहां ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है ऑलमोस्ट वहीं पे मैग्नेटिक नॉर्थ भी होता है। सिमिलरली SM मैग्नेटिक साउथ क्या होगा, ऑलमोस्ट एट द सेम पोजीशन एज दैट ऑफ ज्योग्राफिकल साउथ। सही है भाई, कोई दिक्कत है ना? ठीक है, अब ये देखते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल याद है आपको? है भाई, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का तो पता चल गया ना। ठीक है, ये हो गया ज्योग्राफिकल नॉर्थ बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे, और ये क्या हो गया, ज्योग्राफिकल साउथ। इनके बिल्कुल बीच में कौन होता है, इक्वेटर होती है, इसको क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल इक्वेटर। लेकिन जो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ से कुछ दूरी पर होता है, थोड़ा सा अलग होता है, और जो ज्योग्राफिकल साउथ है उससे थोड़ी सी दूरी पर मैग्नेटिक साउथ होता है। ठीक है, तो बोलो इसका और इसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, यस और नो? अच्छा, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ के बिल्कुल बीच में क्या होगा,
मैग्नेटिक इक्वेटर, ये ज्योग्राफिकल इक्वेटर और ये वाली क्या होगी, मैग्नेटिक इक्वेटर होगी। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। मेरिडियन, ठीक है, इट इज ए प्लेन कंटेनिंग ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ। ज्योग्राफिकल है, मेरिडियन मतलब काटने वाला। इमेजिन करो कि यहां पे ऐसे आपके पास अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, ऐसे 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 अर्थ है, स्फीयर है। अगर मैं नॉर्थ और साउथ के बल ऐसे काट दूं उसको, ऐसा काट दिया ना, तो ये प्लेन बन गया। ये प्लेन ऐसा है जिसमें नॉर्थ भी है और साउथ भी है, दोनों है इसके अंदर, है ना, दोनों है, तो मैं कहूंगा कि दिस इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अच्छा, इसके अलावा कोई और भी ज्योग्राफिकल मेरिडियन हो सकती है? यस, ऐसे काट सकता हूं मैं उसको, ऐसे भी काट सकता हूं, कुछ ऐसे भी काट सकता हूं, है ना। तो कितनी ज्योग्राफिकल मेरिडियन पॉसिबल है? इनफाइनाइट, है ना। हर एक जगह के लिए एक ज्योग्राफिकल मेरिडियन होगी कि नहीं होगी, है ना। So there are infinite geographical meridians and there exists a geographical meridian for each place on earth. अर्थ की हर एक जगह के लिए हमारे पास क्या होगा? एक ज्योग्राफिकल मेरिडियन। सही है। अब बताओ, ये जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन है ऐसे है, ऐसे ही एक मैग्नेटिक मेरिडियन भी होगा, ऐसे। बोलो, ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में कुछ एंगल होगा कि नहीं होगा? सही है। हर एक प्लेस के लिए देयर इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड देयर इज मैग्नेटिक मेरिडियन, दोनों के बीच में कुछ एंगल थीटा बनता होगा। यस और नो? मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन इज अ प्लेन कंटेनिंग मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। कितने मैग्नेटिक मेरिडियन बनेंगे? इनफाइनाइट। देखो भाई, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ ऐसे है, बोलो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। कितने पॉसिबिलिटी होगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मैग्नेटिक मेरिडियन है। ए मैग्नेटिक मेरिडियन एग्जिस्ट फॉर ईच प्लेस ऑन अर्थ। अर्थ के हर एक प्लेस के लिए क्या होगा? एक मैग्नेटिक मेरिडियन भी एग्जिस्ट करता होगा। अच्छा, सेकंड डेफिनेशन क्या है? सेकंड डेफिनेशन है मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए पॉइंट इज आल्सो डिफाइंड एज प्लेन व्हिच कंटेन्स द मैग्नेटिक फील्ड। आपने मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड बनाया था, ऐसा ही दिखता है। मुझे बताओ कि क्या ये मैग्नेटिक फील्ड 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है? 3 डायमेंशनल है। मतलब अगर ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ साउथ इधर ऐसे है, तो बोलो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी जा रहा होगा, ऐसे भी जा रहा होगा, ऐसे भी जा रहा होगा और पीछे की तरफ से भी जा रहा होगा, है ना। अगर मैं कह दूं कि मैग्नेट के पास एक पॉइंट है P या फिर एक पॉइंट है Q, ठीक है, तो बोलो इस पॉइंट के लिए व्हाट इज द मैग्नेटिक मेरिडियन? एक मैग्नेटिक मेरिडियन एक ऐसा प्लेन होता है जिसमें नॉर्थ और साउथ को दोनों आते हैं। तो मैं ऐसे काट देता हूं मैग्नेट को, सही है। तो बोलो, फॉर दिस पॉइंट P एंड पॉइंट Q द मैग्नेटिक मेरिडियन is the plane containing this north and south pole which is the same as the plane of this board। और आपकी नोटबुक के लिए प्लेन ऑफ द पेपर। यस और नो? समझ में नहीं आया? मुझे इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है यहां पे, जमीन पे जो पॉइंट है, यहां पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक मेरिडियन चाहिए। क्या करूंगा? बोलो, नॉर्थ उधर है फॉर एग्जांपल और मैग्नेटिक नॉर्थ उधर है, तो बोलो ऐसे काटूंगा मैं अर्थ को, यहां से ऐसे पूरा नीचे तक अमेरिका तक काट दूंगा, सही है ना। तो बोलो जो ये प्लेन बनेगा दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन, यहां से नॉर्थ पोल होगा ऐसे, ऐसे काटूंगा तो ये क्या बनेगा? क्या बनेगा? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। सही है, सही है। अच्छा, मैग्नेटिक नॉर्थ उधर है तो मैग्नेटिक साउथ उधर होगा। यस और नो? मैग्नेटिक नॉर्थ उधर है, मैग्नेटिक साउथ उधर है। बोलो मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ रहा होगा? ऐसे आ रहा होगा भाई। यस और नो? भाई मतलब निकल तो वहां से रहा होगा क्योंकि प्रॉपर्टीज नॉर्थ वाली उधर है, लेकिन उधर से आ रहा होगा ऐसे। तो बोलो जब मैं ऐसे काट रहा हूं तो इसी प्लेन में तो मैग्नेटिक फील्ड है। यस और नो? अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो क्या होगा? यहां पे होगा मैग्नेटिक फील्ड। यस और नो? समझ में नहीं आ रहा? क्लियर बात? ठीक है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन इज द प्लेन which contains magnetic field. Plane of paper is the plane containing magnetic field at point P and Q. Similarly, यहां पे ऐसे अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो ऐसे काटना पड़ेगा, सही है। यहां पे ऐसे है तो ऐसे काटना पड़ेगा, यहां पे ऐसे है तो ऐसे काटना पड़ेगा। यस और नो? सही है भाई?
जहां पे मैग्नेटिक फील्ड हो उसी प्लेन में मैग्नेटिक मेरिडियन। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, डेक्लिनेशन का एंगल कौन सा है? इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन ये वाली जिसमें मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, और ज्योग्राफिकल मेरिडियन जिसमें ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ, बोलो दोनों के बीच का कुछ एंगल है ना, इसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच का एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। व्हाट इज द एंगल ऑफ डेक्लिनेशन? एंगल बिटवीन GM एंड MM, ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड, ठीक है, क्लियर है भाई? ठीक। द एक्सिस ऑफ अर्थ्स मैग्नेट मेक्स एन एंगल ऑफ 11.5 डिग्री विद द अर्थ्स रोटेशनल एक्सिस। ठीक है भाई, कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 11.5। क्लियर? ओके। एंगल ऑफ डिप, अब फिगर मैं आपको अगली दिखाऊंगा। पहले मुझे पहले आप ये बताइए कि किसी अर्थ के किसी भी पॉइंट पे हम हॉरिजॉन्टल किसको मानते हैं और वर्टिकल किसको मानते हैं? मैं यहां खड़ा हूं, तो व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फॉर? दिस इज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड दिस इज द वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। चाहे मैं यहां हूं, चाहे मैं यूरोप चला जाऊं, चाहे अमेरिका चला जाऊं, ब्राजील चला जाऊं, अंटार्कटिका चला जाऊं, द लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड वर्टिकल फॉर मी, और उसके परपेंडिकुलर वाला क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पे ये अर्थ है मेरे पास, ठीक है, तो बोलो अगर मैं यहां हूं तो व्हाट इज द वर्टिकल फॉर मी? दिस इज द वर्टिकल फॉर मी। एंड व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल फॉर मी? दिस इज द हॉरिजॉन्टल फॉर मी। या मैं कहूं कि अर्थ के ऊपर क्या कर दो, एक टेंजेंट बना दो, तो टेंजेंट क्या होगा? हॉरिजॉन्टल, और जो सेंटर से पास होगा दैट इज वर्टिकल। अब मैं अर्थ के इक्वेटर की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं पोल के पास। व्हाट इज दिस? बोलो, यहां पे दिस इज द वर्टिकल एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल। यस और नो? क्लियर है बात? अच्छा, अर्थ इज ए जायंट मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? जैसा बार मैग्नेट का होता है। तो बोलो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, यस और नो? यहां से निकल के ऐसे जा रही होंगी, तो जब ये यहां जा रही है तो क्या होंगी? ऐसे होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और जब ये यहां आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। ध्यान से देखो, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? ऑलमोस्ट वर्टिकल, जब वो वर्टिकल ही है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? वर्टिकल। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? हॉरिजॉन्टल। सही है? क्लियर है बात? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या बनाता है? दैट एंगल इज कॉल्ड, ये अगले वाला एंगल क्या नाम था इसका? देखो ध्यान से, डेक्लिनेशन कौन सा? GM/MM के बीच में, और ये कौन सा है? एंगल ऑफ डिप। ठीक है, व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप? इट इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड विद हॉरिजॉन्टल। कहां पे? मैग्नेटिक मेरिडियन। बात करेंगे किसमें? मैग्नेटिक मेरिडियन। सही है भाई? कोई दिक्कत? तो देखिए हम ऑलमोस्ट इक्वेटर में हैं। व्हाट इज दिस डायरेक्शन? दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन में मुझे बताइए व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, यस और नो? एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप? ऑलमोस्ट 0 डिग्री, ऑलमोस्ट। ठीक है, अच्छा, जब मैं चला गया कहां पे? नॉर्थ पोल पे। अब मैं नॉर्थ पोल पे हूं जहां पे एक्चुअली मैग्नेटिक नॉर्थ है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है भाई? अर्थ के नीचे से निकल के आ रहा है। हम नॉर्थ पोल पे हैं, अर्थ के नीचे से निकल के आएगा और ऐसे करके ऐसे आ रहा है, ऐसा ना? यहाँ पे जमीन के अंदर घुस जाएगा ना, क्योंकि जो पोल है अर्थ का वो अर्थ के अंदर है ना थोड़ा सा, तो बोलो वो अंदर है, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा और अंदर ऐसे घुस जाएगा। हॉरिजॉन्टल ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप कुछ अलग होगा। यस और नो? क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप ध्यान से देखिए, ज्योमेट्रिक मेरिडियन की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक मेरिडियन। सही है? यहां पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो है ये नेट मैग्नेटिक फील्ड में, ये है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाया दैट इज कॉल्ड डेल्टा एंड दिस इज एंगल ऑफ डिप। सही है? क्लियर हो गई बात? तो बोलो डी का, नेट मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल में कितना कंपोनेंट आएगा? डी cos डेल्टा।
क्योंकि बोलो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ना, तो बोलो बी का इधर कंपोनेंट कितना, बी कॉस डेल्टा, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना, बी साइन डेल्टा। समझ में नहीं आया? क्लियर होगी बात? ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक मेरिडियन को अगर मैं बनाता हूं यहां पे तो ऐसा बनेगा, बोलो मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना दैट इज एंगल ऑफ डिप, एंड बी cos डेल्टा इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बी sin डेल्टा इज द वर्टिकल कंपोनेंट। रिपीट करो, सही है? तो बी एच मतलब मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल, बी cos डेल्टा, बीवी इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट, बी sin डेल्टा, बी इज इक्वल टू बीवी स्क्वायर प्लस बीएच स्क्वायर। कॉमन सेंस है ना, वेक्टर्स का रिजल्ट है भाई। ध्यान से देखो, ये दो वर्टिकल है ना, इनका रिजल्टेंट ऐसे ही आएगा, अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में। सही है? तो अंडर बीएच स्क्वायर प्लस बीवी स्क्वायर याद करना ही है एज इट इज। टेंजेंट डेल्टा क्या आएगा बताना, ध्यान से देखिए। टेंजेंट डेल्टा बोलो, ये क्या है बी एच, ये क्या है बी वी, ये बी वी है, ये भी कितना होगा बी वर्टिकल। यस और नो? बताओ टेंजेंट डेल्टा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, टेंजेंट डेल्टा परपेंडिकुलर बाय बेस, टेंजेंट डेल्टा इज इक्वल टू बी वी बाय बी एच। सही है भाई? तो बोलो टेंजेंट डेल्टा इज इक्वल टू बी वी बाय बी एच, डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी वी बाय बी एच। कोई दिक्कत भाई? एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर की बात कर रहा हूं, इक्वेटर की नहीं। मैग्नेटिक इक्वेटर कितना होगा 0 डिग्री, एंड एट मैग्नेटिक पोल इट इज 90 डिग्री। सही है भाई? क्यों? क्योंकि जब देखिए यहां पे आप बात करेंगे तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल, और यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज वर्टिकल। सही है? यहां पे बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकल, यहां पे बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इज हॉरिजॉन्टल। सही है भाई? कोई दिक्कत? ऑल राइट। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है? फॉर्मूला क्या था, डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स bv by bh। सही है? एट ए सर्टेन प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज √3 टाइम्स द वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाले का कितना है, √3 टाइम्स। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज √3 टाइम्स द वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। सो वर्टिकल वाले को √3 से करेंगे तो ये आ जाएगा। बताओ व्हाट इज टेंजेंट डेल्टा, bv by bh, bv का वैल्यू bv है, bh का वैल्यू √3 bv है, बनता है √3 आ गया। टेंजेंट डेल्टा बनता है √3, डेल्टा कितना आ गया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री आ गया। ठीक है? एंगल ऑफ डिप आ गया ना। मुश्किल है क्या? ठीक है? अब ये क्वेश्चन और समझना है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है? बस थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है कि आपको मैग्नेटिक मेरिडियन का एंगल नहीं दिया, कोई और एंगल दे दिया। ठीक है? This is the second last question of this chapter. Okay? The apparent angle of dip in a plane which is at an angle of 30 degree with magnetic meridian is 45 degree. क्या बोला? ध्यान से सुनना है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जेई मेन में भी क्वेश्चन ये आ सकता है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है अपैरेंट एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप नहीं, अपैरेंट, अपैरेंट मतलब जो लगता है। ठीक है? इन ए प्लेन विच इज एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद मैग्नेटिक मेरिडियन। एक नया प्लेन है, इस नए प्लेन का मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ कितना एंगल है 30 डिग्री। सही है? इस नए प्लेन में भाई मैग्नेटिक मेरिडियन यहां बोल्ड पे है, और ये नया प्लेन जो है वो ऐसे है। इस नए प्लेन में जो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला उसमें एंगल ऑफ डिप कितना बन रहा है 45 डिग्री। सही है? आपसे पूछा है फाइंड द ट्रू एंगल ऑफ डिप। ट्रू एंगल निकालना है। ट्रू एंगल कहां बनता है तो मैग्नेटिक मेरिडियन में, हमें कहां दे रखा है नए प्लेन में, तो नए प्लेन से आपको वापस कहां जाना पड़ेगा, मैग्नेटिक मेरिडियन तक जाना पड़ेगा। सही है? तो बोलिए भाई दिस एंगल इज अपैरेंट एंगल एंड दिस इज डेल्टा डैश। सही है भाई? क्या बोलेंगे इसको, डेल्टा डैश, डेल्टा ट्रू एंगल, डेल्टा डैश अपैरेंट एंगल। ठीक है भाई? अच्छा मुझे बताइए इस प्लेन के लिए, इस प्लेन के लिए, इस फॉर दिस प्लेन दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। सही है? दिस इज द वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। यस और नो? फॉर दिस प्लेन, फॉर दिस न्यू प्लेन बीवी जो होगा वही मैग्नेटिक मेरिडियन में भी तो वर्टिकल कंपोनेंट होगा। बोलो भाई ये बीवी न्यू प्लेन और मैग्नेटिक मेरिडियन दोनों के लिए क्या है, सेम है ना, तो दोनों के लिए वर्टिकल तो बीवी ही रहेगा, हॉरिजॉन्टल चेंज हो जाएगा। यस और नो? बताइए
बी नेट के साथ कितना एंगल 45 डिग्री। सही है। तो यहां पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है दिस इज कितना, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इन न्यू प्लेन। सही है। ओरिजिनल हॉरिजॉन्टल फील्ड कितना था, BH। सही है। तो बताओ इन दोनों के बीच का एंगल कितना है। सही है। तो बोलो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आएगा, बोलो BH न्यू प्लेन इज इक्वल टू BH cos 30 डिग्री। सही ना, क्योंकि यही तो असली वाला है ना, असली वाले का कंपोनेंट यहां आया हुआ है और असली वाले का कंपोनेंट जो यहां आया हुआ है वो इस प्लेन के लिए हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का काम कर रहा है। सही है। बोलो ये हो गया असली, असली का एक नकली कंपोनेंट यहां आ गया। तो बोलो BH न्यू प्लेन इज इक्वल टू बताना BH cos 30। सही है, कोई दिक्कत, ठीक है भाई। तो अब इस प्लेन में बताना व्हाट इज टेंजेंट डेल्टा डैश, टेंजेंट डेल्टा परपेंडिकुलर बाय बेस, ये कितना आ जाएगा BB डिवाइड बाय BH न्यू प्लेन। सही है। और BH न्यू प्लेन क्या है, BH cos 30 डिग्री। तो क्या आ जाएगा बताना, टेंजेंट डेल्टा डैश कितना गिवन है, डेल्टा डैश 45 डिग्री इज इक्वल टू BB कितना है बताना, वर्टिकल पता नहीं जी, BH cos 30 डिग्री, BH cos 30 डिग्री, इसको उठा के लेके जाओ, क्या आएगा BB बाय BH आ जाएगा। सही है। व्हाट इज BB बाय BH, बोलो ना, उसको cos 30 डिग्री को उधर लेके जाओ, टेंजेंट 45 डिग्री 1 cos 30 डिग्री उधर जाएगा, कितना आएगा √3/2 इज इक्वल टू BB बाय BH। ध्यान दो यही तो होता है टेंजेंट डेल्टा। सही है, कोई दिक्कत, तो टेंजेंट डेल्टा आ गया, डेल्टा कितना 10 बस √3/2। समझ नहीं आया, रिपीट करो पक्की बात, ठीक है। अब इसका एक जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, बोलो अपेरेंट टेंजेंट अपेरेंट इज इक्वल टू BV बाय BH, ये टेंजेंट डेल्टा, टेंजेंट ट्रू एंगल डिवाइड बाय cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन न्यू प्लेन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। सही है ना, यस और नो, ये जनरल हो गया। क्या भाई कि आपके पास एक न्यू प्लेन है, न्यू प्लेन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल लेट से फाई गिवन है आपको। सही है। बोलो BH cos फाई यहां आएगा, बोलो यहां पे जो एंगल बन रहा है अपेरेंट एंगल दैट इज डेल्टा डैश, बोलो टेंजेंट डेल्टा डैश क्या आएगा BV बाय BH cos फाई, टेंजेंट डेल्टा डैश इज इक्वल टू BV बाय BH cos फाई। सही है। BV बाय BH को क्या लिख दिया, टेंजेंट डेल्टा, इसको उधर उठा के लेके जाओ, टेंजेंट डेल्टा डैश इनटू cos फाई इज इक्वल टू टेंजेंट डेल्टा। ऐसे याद कर लेना इसको, टेंजेंट अपेरेंट इनटू cos एंगल, एंगल बिटवीन कौन सा ये मैग्नेटिक मेरिडियन एंड प्लेन इज इक्वल टू टेंजेंट ट्रू डिप। ऐसे करके याद करो, याद हो गया ना, बहुत आसान हो गया। ओके, अब ये अगला क्वेश्चन और भी डेंजरस है, और भी ज्यादा, ये फॉर्मूला याद हो गया ना, टेंजेंट अपेरेंट इनटू cos एंगल, एंगल बिटवीन प्लेन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज इक्वल टू टेंजेंट ट्रू डिप। सही है भाई। If θ1 and θ2 are the apparent angles of dip observed in two vertical planes which are at 90 degree with each other, then find the true angle of dip। ध्यान से देखो भाई क्या है, θ1 और θ2 अपेरेंट एंगल्स है, दोनों ही अपेरेंट एंगल्स हैं। दो अपेरेंट एंगल तो कितने प्लेन होंगे, दो ही प्लेन होंगे। सही है। और दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है भाई। तो ये हो गया प्लेन नंबर 1, ये हो गया प्लेन नंबर 2। इसमें अपेरेंट एंगल कितना है, θ1, इसमें अपेरेंट एंगल कितना है, θ2। ये और ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। ऐसे मान लो कि ये हो गया प्लेन नंबर 1, ये हो गया प्लेन नंबर 2 और मैग्नेटिक मेरिडियन इन दोनों के बीच में। ठीक है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इनके बीच में मैग्नेटिक मेरिडियन। सही है। इसमें एंगल है θ1, इसमें एंगल है
थीटा 2 आपको ट्रू एंगल निकालना है, ट्रू एंगल ऑफ थीटा। सही है, तो मैं कहता हूं फॉर्मूला पढ़ा था ऊपर, टेंजेंट अपेरेंट इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैट प्लेन एंड मेरिडियन इज इक्वल टू टेंजेंट ट्रू थीटा। सही है, यही फॉर्मूला पढ़ा है। अच्छा, यही फॉर्मूला अब मैं प्लेन नंबर 1 के लिए लगा दूं क्या? क्या आएगा बताना? टेंजेंट बोलो अपेरेंट एंगल कितना है? थीटा 1 है। सही है, तो अपेरेंट एंगल कितना हो गया? थीटा 1 इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन प्लेन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। अब ये तो हमको पता नहीं, तो हमको ये मानना पड़ेगा। बोलो इसके और इसके बीच का एंगल कितना है? एंगल प्लेन और प्लेन तो है, जो दो प्लेन है इनके बीच का एंगल कितना है भाई? 90 डिग्री। बोला ना, टू वर्टिकल प्लेन्स व्हिच आर एट 90 डिग्री विद ईच अदर। ठीक है, तो प्लेन 1 प्लेन 2 एट 90 डिग्री, मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में है। तो पहला एंगल अगर पाई है तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस पाई। सही है, ओके। तो बोलो यहां पे एंगल कितना लिखूं? फाई इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ ट्रू थीटा। सही है, कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरे वाले के लिए लिखता हूं, टेंजेंट ऑफ अपेरेंट एंगल थीटा 2, एंगल कितना है? cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस पाई सॉरी, इज इक्वल टू ट्रू थीटा। सही है, सिंपल है, ओके। अब क्या करें? यहां से ये देखो cos 90 माइनस पाई क्या बन जाएगा? cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा होता है ना, ये बन जाएगा sin पाई। सही है, बोलो cos पाई sin पाई, इन दोनों में पाई मैंने अज्यूम किया है, मुझे पता तो नहीं है, तो मुझे पाई को एलिमिनेट करना है। तो मैं क्या करूंगा? यहां से cos पाई की वैल्यू निकाल लो। बताना, यहां से cos पाई की वैल्यू बताओ। cos पाई इज इक्वल टू टेंजेंट डेल्टा डिवाइड बाय टेंजेंट थीटा 1। सही है, यहां से वैल्यू निकालते हैं sin पाई की। sin पाई का वैल्यू कितना आया? टेंजेंट डेल्टा डिवाइड बाय टेंजेंट थीटा 2। सही है भाई, स्क्वायर कर दो इसको, cos स्क्वायर हो जाएगा और sin स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर tan स्क्वायर tan स्क्वायर tan स्क्वायर। सही है, इसको और इसको ऐड कर दो, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस कर दो, क्या आएगा? tan स्क्वायर डेल्टा बाय दिस प्लस tan स्क्वायर डेल्टा बाय दिस। tan स्क्वायर डेल्टा कॉमन है दोनों में, कॉमन निकालो, tan स्क्वायर डेल्टा अंदर क्या बचेगा? 1 बाय tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 बाय tan स्क्वायर थीटा 2। सही है भाई, अब बताओ इसको उठा के ले लो, 1 बाय tan स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 1 बाय tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 बाय tan स्क्वायर थीटा 2। ट्रू एंगल ये है, जो एंगल दिए हुए हैं ये नहीं निकल आएगा, ये वैल्यू पुट करते हैं आंसर आते हैं। सही है, नहीं तो 1 बाय tan स्क्वायर, इसको चाहो तो cot स्क्वायर भी लिख सकते हो, cot स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा 2। सही है, ओके। ओके, अब ये मेजर कैसे करते हैं? जो मेजर करते हैं, मेजरिंग के लिए एक स्पेशल डिवाइस होता है। ठीक है, ठीक है। BH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो भाई, अगर मैं किसी मैग्नेटिक नीडल को, मैग्नेटिक नीडल समझते हो ना, जैसे वो कंपास होता है ना, जैसे कंपास को खोलेंगे तो उसमें वो नीडल होती है, वो हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है। कहीं भी जाओ वो हमेशा क्या करती है? नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है ना। ठीक है, तो अगर मैं उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दूं, ऐसे डिस्टर्ब कर दूं, तो उसमें कुछ ऑसिलेशन होगा। उसके अंदर जो ऑसिलेशन होगा वो किसकी वजह से होगा? हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड या वर्टिकल की वजह से? हॉरिजॉन्टल की वजह से। क्यों? क्योंकि ये जो नीडल है, ये भी जो छोटा सा मैग्नेट है, दिस मैग्नेट विल ऑसिलेट इन मैग्नेटिक फील्ड ओनली ड्यू टू द कंपोनेंट व्हिच इज पैरेलल टू इट, नॉट ड्यू टू द कंपोनेंट व्हिच इज परपेंडिकुलर। सही है भाई, ठीक है। तो BH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल इन मैग्नेटिक फील्ड। और जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है वो याद करने वाली बात है, 2 पाई अंडर रूट I डिवाइड बाय FP। I क्या होता है? I इज इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है,
और M मैग्नेटिक फील्ड, M मैग्नेटिक मोमेंट, B मैग्नेटिक फील्ड। सही है भाई। फॉर नीडल प्लेस्ड ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ पे रखी हुई है, तो T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई इंटू I बाई M डी एच। तो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा बोलो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चैप्टर डन। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे बिजली बनाने का जो कंसेप्ट है वो आएगा। ठीक है, बिजली बनाने का कंसेप्ट क्या होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट करते हैं तो करंट चालू हो जाता है। सही है, जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा था बोलो, फोर्स लगती है कब, जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है। यस और नो, डी क्यू वी साइन थीटा बनता है ना। ठीक है, तो बोलो फोर्स, चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ये आपस में जुड़े हुए हैं ना। बोलो चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो फोर्स लगेगा। तो मैं कहता हूं कि अगर कोई ऐसा अरेंजमेंट हो जिसमें फोर्स लगाई जाए मैग्नेटिक फील्ड में और वेलोसिटी दे दी जाए, सॉरी फोर्स लगाई जाए ऑन ए कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगा, चार्ज मूव करने लग जाएगा, ऐसा बोल सकते हो आप। समझ में आया? तो इनका जो कॉम्बिनेशन है उसको स्मार्टली यूज करके ऐसे कहा गया कि भाई अगर कंडक्टर को मूव करवाया जा रहा है ना, कंडक्टर को मूव करवाया जा रहा है मतलब चार्ज है, ठीक है, उसको मूव करवाया जा रहा है कुछ एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो चार्ज है ना वो मूव करना शुरू कर देगा, और चार्ज मूव करना शुरू कर देगा मतलब करंट फ्लो करने लग गया, मतलब बिजली पैदा कर दिया। ठीक है, तो मैकेनिकल वर्क से इलेक्ट्रिकल वर्क हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। सही है, तो ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट चैप्टर। यू कैन कंप्लीट दिस चैप्टर, जो अभी आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, यू कैन कंप्लीट दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर योर टाइम।